हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से लिन जी ने मार्क्स टीम का जो लीडर वांग मियान होता है उसे स्टैप कर दिया होता है और उसके चेहरे से मार्क्स को हटा दिया होता है, जिसके कारण लिन जी की टीम इस शर्त वाले चैलेंज में जीत जाती है। आगे हम देखते हैं कि मॉन्ग की बॉडी पर अभी भी उसके अंदर के डिमन का कब्जा था और वो मार्क्स टीम के एक मेंबर का अब भी पीछा कर रहा होता है। अब लिन जी उसे रोकने के लिए यहाँ फॉरबिडन स्क्रॉल का यूज करता है। इस स्क्रॉल में इतनी ताकत होती है कि वो किसी के अंदर की मैजिकल पावर को कुछ देर तक के लिए शांत कर सकता है। लिन जी ऐसा करते ही मॉन्ग के अंदर का जो इनर डेमन होता है वो शांत हो जाता है और वो अपने एक्चुअल रूप में आता है। तभी कैंप के इंस्ट्रक्टर युआन और बाकी सारे सोल्जर्स भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जो कि लिन जी की जीत के लिए शाबाशी देते हैं, लेकिन उसे ये भी बताते हैं कि अभी वो सबके सामने लिन जी की जीत को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, भले ही लिन जी और उसकी टीम ने इस चैलेंज को जीत लिया है। अब आगे हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि वो वांग मियांग की मदद से, जो कि गॉड ऑफ टाइम का एक डिवाइन एजेंट है, इससे टाइम को रिवाइंड करता है और वापस से उनका जो कैंप होता है फिर से रीसेट हो जाता है। इस चैलेंज में जितने भी घायल न्यू रिक्रूट्स यानी कि न्यू सोल्जर्स जो होते हैं उन सभी को ट्रीट किया जाता है। वापस से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। इंस्ट्रक्टर युआन जो होते हैं वो वांग मियांग से कह रहे होते हैं कि अब की बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे सामने कूल बनने का प्रिटेंड मत करो। तुम जब यहाँ पहली बार आए थे न्यू सोल्जर के रूप में, तुमने तो इससे भी ज्यादा तबाही मचाई थी। जिसपे वांग मियान उनसे कहता है कि आप भी बिल्कुल पहले की तरह हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, पिछली बार की तरह ही ओल्ड ट्रिक अपना रहे हो ताकि उनकी टीम में यूनिटी बनी रहे और किसी एक को चैलेंज जीतने का क्रेडिट ना मिले। अब आगे लिन जी और उसकी पूरी टीम को यहाँ इंस्ट्रक्टर वान पे ट्रस्ट होता है। वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और उनके द्वारा दिए गए सारे ऑर्डर्स को अब से वो फॉलो करेंगे, क्योंकि उन सभी को एक नाइट वॉचमैन बनना है, तो यहाँ पे रह करके ट्रेनिंग हासिल करना तो वर्थ इट होगा। अब आगे लिन जी की इसी ऑनेस्टी को इंस्ट्रक्टर युआन जो होता है वो वांग मियांग के सामने बयां कर रहा होता है। वो कहता है कि आजकल यंग लोगों में इसी तरह का हौसला मुझे ज्यादा पसंद है। लिन जी तुम्हारे से बिल्कुल अलग है और वो देखना आगे फ्यूचर में वो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम लिन जी को हरा दोगे और तुम जीत जाओगे। जिसपे वांग मियान उनसे कहता है मैं तो आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और अब की बार मैंने अपनी पावर का सिर्फ 30% ही यूज किया था। जिसपे इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें 100% अपनी पावर का यूज करने का परमिशन दे देता तो तुम तो मेरे इस पूरे कैंप को ही डिस्ट्रॉय कर देते। इस पे वांग मियांग मुझसे कहता है कि डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम से को फिर से रिवाइंड कर देता और वापस से आपके कैंप को दोबारा से रिकवर कर लेता। अब ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जितने भी नए सोल्जर्स भर्ती किए गए होते हैं वो अपना डेली का काम यूजुअली कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक बदलाव हमें ये देखने को मिलता है कि जो मॉन्क होता है, जब से लिन जी ने उसे बचाया है वो तो उसका सर्वेंट बन चुका है और एक दुमछल्ली की तरह उसके आगे पीछे घूमता है और उसकी हर एक चीज वो पर्सनली अपने हाथों से करना चाहता है। अब उस फर्स्ट चैलेंज के बाद से बहुत सारे न्यू रिक्रूट्स को तो एलिमिनेट कर दिया गया था। अब पिछले चैलेंज की वजह से टोटल 112 अनक्वालिफाइड न्यू सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और बाकी के बचे हुए जितने न्यू सोल्जर्स रहते हैं उनकी आगे की कड़ी ट्रेनिंग शुरू की जाती है। उन सभी को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि अब से तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो 10 गुना हायर लेवल पे जा सकती है, जिसमें तुम्हें काफी सारा टॉर्चर भी सहना होगा। हम तुम्हें हर तरह से आजमाएंगे और अगर तुम इस पे सही नहीं उतरे तो तुम्हें तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और आगे की ट्रेनिंग में खास बात ये रहेगी कि जितने भी न्यू सोल्जर्स हैं उनमें से कोई भी अपने र्यून फॉरबिडन की पावर को यानी कि अपने मैजिकल पावर को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जिनसे वे सभी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। कोई अगर अपने मैजिकल पावर का यूज भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। अब आगे उन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ माइंड की भी स्ट्रेंथ पावर को चेक किया जाता है। और इस दौरान बहुत सारे न्यू सोल्जर्स को वहाँ पे रहना तो टॉर्चर लग रहा होता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे वो नर्क में आ चुके हैं। अब आगे मास्टर लिहान नाम का एक बंदा जो होता है वो सभी न्यू सोल्जर्स को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और वो अपना यहाँ दबदबा साबित करना चाहता था, इसीलिए वो ये तय करता है कि आज कमजोर स्टूडेंट को वो चूज करेगा ताकि सबके सामने अपने तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन कर सके। सबसे पहले वो रिची को चूज करता है। से कहता है कि मान लो तुम ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ दुश्मनों ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है, तो क्या तुम उनसे बचने के लिए अपने पैसे की पावर का इस्तेमाल करोगे? साथ ही चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों से कभी भी तुम्हारा सामना हो सकता है, वो हर दिन इविल काम करते हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए तुम्हें अपनी एबिलिटी पे रिलाई करना होगा, ना कि अपने पैसे की ताकत पे।
अब इतना वो लेक्चर देते हुए रिची पे हमला करते हैं। लेकिन रिची के खानदान की तो अपनी एक कंपनी होती है जो कि मैजिकल वेपन्स बनाती थी। उसने अभी भी एक मैजिकल लॉकेट पहने हुए था, जिसके कारण जब मास्टर उस पे अटैक करते हैं तो उसके अराउंड एक शील्ड क्रिएट हो जाता है और मास्टर पीछे गिर जाते हैं। रिची यहाँ उनसे माफी मांगते हुए उस लॉकेट को हटा देता है। आगे फिर से जब मास्टर उस पे अटैक करते हैं तो उसने अपने हाथों में एक माला पहनी होती है, वो भी एक मैजिकल ऑब्जेक्ट ही होता है जो कि उनकी लकड़ी की तलवार को पूरी तरह से जला देता है। आगे मास्टर उसे बैठने को कहते हैं और अब की बार वो एक सिंपल टारगेट को उठाते हैं, जिसमें वो लिन ची को सामने आने को कहते हैं। लिन ची को देख करके वो समझ जाते हैं कि ये तो काफी कोमल बंदा नजर आ रहा है, इसे बुली करना तो काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि लिन ची ने तलवारबाजी सीख ली होती है, वो भी अपने कैप्टन से। इसलिए जब भी मास्टर उस पे अटैक करने के लिए वो वुड की तलवार उठाते हैं, लिन ची उनके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। ये मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं से तलवारबाजी सीखी है? फिर लिन ची अपने गुरु का नाम यहाँ बता देता है। उनका नाम सुनकर के मास्टर के तो हटके बक्के उड़ जाते हैं और वो लिन ची को बैठने को कहता है। अगला टारगेट वो यहाँ पे मॉली को चूज करता है। मॉली जैसे ही उस तलवार को उठाती है और बताती है कि वो एक शॉर्ट सेक्ट से बिलोंग करती है, तलवारबाजी सेक्ट का नाम सुन करके वो उसे भी बैठा देता है। और जैसे ही वो अपने दूसरे स्टूडेंट को चूज करता है, उसकी नजर मोंग पे पड़ती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ये मैजिकल ऑब्जेक्ट है? तो मोंग बोलता है कि नहीं है। आगे वो पूछते हैं कि क्या तुमने कभी तलवारबाजी सीखी है? तो मोंग ना में जवाब देता है। इसीलिए वो सोचते हैं कि ये बंदा सही रहेगा, इसी को आगे फाइट करने के लिए बुलाता हूँ। आगे वो मोंग को कहते हैं कि चलो तलवार उठाओ और मुझ पे अटैक करके दिखाओ। मोंग यहाँ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो तलवार नहीं उठा सकता। जिसपे मास्टर उससे कहते हैं कि ये तलवार नहीं है बल्कि एक लकड़ी की बनी हुई तलवार है। जिसपे मोंग उससे कहता है कि भले ये तलवार नहीं बल्कि उसकी शेप जैसी तो है। इसपे मास्टर उस पे गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी पावर क्या है? तुम जानते हो कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिससे सभी की मैजिकल पावर सप्रेस हो गई है। अपने पावर को बताने से हिचकिचा क्यों रहे हो? आगे वो मास्टर उसकी पावर को बताने के लिए मोंग को यहाँ मजबूर करने लगता है। इसीलिए वो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जैसे ही वो उस तलवार को उठाता है, उसके अंदर का जो इनर डेमन होता है वो अवेकन हो जाता है और उसके शरीर पे हावी हो जाता है। अब आगे मास्टर ने जिसे आसान टारगेट समझते हुए मोंग को उठाया था, तो इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक निकलता है। अपने डेवल रूप में आते ही वो आक्रामक हो जाता है और मास्टर पे अटैक करने लगता है। तभी लिन ची के साथ साथ उसके जितने भी दोस्त आते हैं वो मोंग को रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर से उसी फॉरबिडन स्क्रोल का इस्तेमाल करते हैं और उसे चारों तरफ से बांध देते हैं। फॉरबिडन स्क्रोल की वजह से यहाँ मोंग शांत हो जाता है और वापस अपने रूप में आता है। इधर दूसरी तरफ मास्टर इन सभी को देख करके दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि ये इंडीड एक बैड बॉयज की टीम है जो कि मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम कैंटीन के सीन को देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग इस बारे में शिकायत कर रहे होते हैं कि उन्हें खाने के लिए किस तरह का खाना दिया गया है। लिंग चियू का वहाँ का खाना पसंद नहीं आता और वो सिर्फ अचार ही टेस्ट करता है। इस पे जो मोंग होता है वो अपने हिस्से का सारा अचार लिंग ची के सामने पेश करता है। लिंग ची के सामने पेश करता है ये कहते हुए कि अगर ये तुम्हें पसंद है तो मैं अपना सारा हिस्सा तुम्हें देता हूँ। जिसपे लिन ची उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए एक बार तुम्हें सील किया था और ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका तुम मुझे बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हो। जिसपे मोंग उससे कहता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ आने से पहले मुझे एक भविष्यवाणी के बारे में बताया था कि उस दुनिया में मात्र एक ही बंदा ऐसा है जो मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे घोर पाप किए हैं जिसकी वजह से मैं नर्क भोग रहा हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे उस जगह से आजादी दिला सकते हो। जिसपे लिन ची के ये पूछने पर कि आखिर तुमने कौन सा अपराध किया है, मोंग ये कहता है कि वो उसे अकेले में बताएगा, सबके सामने में इस बात को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तभी हम वहाँ देखते हैं कि धड़ से कैंटीन का दरवाजा खुलता है और मार्क्स टीम के वो 5 मेंबर काफी स्टाइल के साथ वहाँ पे एंट्री लेते हैं। वो इन 5 के लिए एक खास टेबल का इंतजाम किया जाता है जहाँ पे उन्हें अलग अलग तरह के साइड डिशेस के साथ साथ बहुत ही लजीज खाना पेश किया जाता है। उस मार्क्स टीम का जो लीडर वांग मियांग होता है वो लिंग ची को घूर के देख रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर बाद उसे अपने टेबल पे खाने के लिए बुलाता है। अब लिन ची को यहाँ अपने सवाल का जवाब चाहिए होता है, इसीलिए वो उसके पास पहुँचते ही ये सवाल पूछता है कि आखिर तुम एक डिवाइन एजेंट गॉड कैसे बने और तुम आखिर किस गॉड के डिवाइन एजेंट हो। अब यहाँ वांग मियांग जैसे ही लिंग ची को टच करता है, लिंग ची को वांग मियांग का पास्ट दिखाई देता है जिसमें वो उसे बताना शुरू करता है कि 8 या 9 साल पहले की बात है।
वो अपने कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी एक शराब में धोते एक ड्राइवर जो होता है वो उसे हिट करता है। वो मरने की कगार पे पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ टाइम रुक जाता है और टाइम के देवता वहाँ पे अपीयर होते हैं। और गॉड ऑफ टाइम ने मुझे अपने एजेंट के रूप में सिलेक्ट किया था और मैंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही मुझे अपने टाइम ऑफ गॉड की गॉडली पावर दी गई, लेकिन इसके बदले में मुझे टाइम ऑफ गॉड के लिए ये करना था कि मुझे टाकामाघारा में एंट्री करनी थी, जिसपे लिंजी उससे पूछता है कि ये जगह कौन सी थी, जिसपे वांग मियान उसे बताता है कि टाकामाघारा एक ऐसी जगह है जो कि जापानीज मैथोलॉजी के अंदर उसे लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। मुझे टाकामाघारा जाना था और वहाँ से गॉड ऑफ टाइम के लिए एक चीज लानी थी, लेकिन इतने साल बीत गए हैं, आज तक मैं उस चीज को वहाँ पे नहीं ढूंढ पाया। अब आगे वांग मियांग लिंची के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारे गॉड जो माइकल हैं, वो आखिर तुमसे क्या चाहते हैं और उन्होंने अपनी डिवाइन शक्तियाँ तुम्हें क्यों दी हैं। जिसपे लिंची उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, बस माइकल ने मुझे एक बार देखा था। जिसपे वांग मियान उसे बताता है कि तुम्हारा जो गॉड माइकल है वो गॉड रैंक में नंबर 3 पोजीशन पे आता है, जो कि गॉड की लेवल रैंकिंग में टॉप लेवल के गॉड हैं और उनकी जो पावर है उनके पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हैं, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जिसपे लिंची उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा इशारा उस एंशिएंट गॉड चर्च वालों के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इस डिवाइन पावर को पाने के लिए मुझ पे एक जानलेवा हमला भी किया है। जिसपे वांग मियांग उसे बताता है कि इस दुनिया में इस तरह के पागल लोगों की कमी नहीं है, वो तुम्हें उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें विवश करेंगे, क्योंकि तुम उनकी नजर में एक स्पेशल आइडेंटिटी रखते हो जो कि एजेंट ऑफ गॉड की है। वो तुम्हें सीज करने के लिए इवन तुम्हें किल करने की भी कोशिश करेंगे। आगे वांग मियांग उसे बताता है कि मुझ पर भी टाइम टू टाइम इस तरह के खतरनाक हमले किए जा चुके हैं और 4 बार मुझ पर जानलेवा इस तरह के खतरनाक हमले किए गए थे, लेकिन मैं लकी था कि उन सभी से बच निकला। लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं है मुझ पे दोबारा अटैक करने की। जिसपे लिंची उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो वांग मियांग काफी प्राउड के साथ कहता है क्योंकि अब मेरे पास एक रिलायबल टीममेट्स हैं। मेरे ये 4 दोस्त हैं, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं और मैं इन पे काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, इसीलिए तुम्हें भी अपने लिए एक अच्छे दोस्त चूज करने होंगे जो कि तुम्हारे रिलायबल टीममेट्स बन पाए और तुम्हें हर बुरी सिचुएशन में तुम्हारा साथ दें। अब आगे लिंची अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है। इस पे तभी उसके दोस्त जो होते हैं अचानक से सभी बेहोश हो जाते हैं। लिंची भी उसी वक्त पे यहाँ पे बेहोश हो जाता है और वांग मियांग उससे कह रहा होता है तुमने इस ट्रेनिंग कैंप पे आकर के सही डिसीजन चूज किया है कि अब टाइम आ गया है कि तुम भी अपने लिए इसी तरह के रिलायबल दोस्तों को चूज करो। अब आगे जितने भी न्यू सोल्जर्स वहाँ पे होते हैं सभी लोग इस तरह से बेहोश पड़े होते हैं। उस कैंटीन का कुक वहाँ पे आता है और सबसे कहता है कि आखिर मेरे फॉर्मूला ने काम कर दिया। इस अचार को बनाने में मैंने 50 दिनों की जो मेहनत की थी। तभी वहाँ पे कैंप के सारे मास्टर और लीडर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उन सभी नए सोल्जर्स को वहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक न्यू चैलेंज देना होता है, जिसके कारण उन सभी को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जाता है जहां पे उन्हें एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना है। सभी को होश आता है और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें बताया जाता है इस माउंटेन पे तुम्हें लाया गया है तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल को चेक करने के लिए। जो भी डिसाइपल है इस माउंटेन के पीक पॉइंट पे पहुंच करके वो फ्लैग को हासिल कर लेगा, वही इस चैलेंज का विनर घोषित किया जाएगा। लेकिन ये जितना दिख रहा है वो उतना आसान नहीं है। इस पूरे माउंटेन पे जगह जगह के इस तरह के फ्लाइंग ड्रोन्स तैनात किए गए हैं जो हर एक डिसाइपल पे बारी बारी से अटैक करेंगे, लेकिन इन्हें इस चैलेंज में कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहला रूल ये है कि वे ड्रोन पे ना तो अटैक करेंगे ना ही उन्हें टच करेंगे। जब भी उन्हें ड्रोन्स दिखे वो अपने आप को बचाने के लिए उनसे भागेंगे, क्योंकि अगर ड्रोन ने उन पर लगातार 5 बार अटैक कर दिया तो वे तभी ही एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। सेकंड रूल उन्हें ये बताया गया है कि वो जैसे ही इस माउंटेन वाले एरिया में इंटर करेंगे वहाँ पे वो कोई भी अपने मैजिकल पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस ट्रेनिंग को डिफिकल्ट बनाने के लिए उन सभी को 35-35 केजी का एक जैकेट पहनाया गया है जिसे वो चाह कर भी निकाल नहीं पाएंगे। इस पूरे माउंटेन में इस चैलेंज को जीतने के लिए उन्हें पूरी तरह से अपने बॉडी और ब्रेन की ताकत पे रिलाई करना होगा। और तीसरी बात ये बताई जाती है कि 5 बार अगर एक ड्रोन ने तुम्हें हिट कर दिया तो वो तुम तो तुरंत ही एलिमिनेट हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एलिमिनेशन की सजा दी जाएगी। मींस कि तुम्हें वहाँ पे एक ऐसे कुर्सी पर बैठना होगा जहाँ पे तुम्हें ऑनेस्टी की रिंग पहनाई जाएगी। ये एक ऐसी अंगूठी है जिसे पहनकर लोग सच ही बोलते हैं और उसे पहनते ही हम सभी तुमसे तुम्हारी जिंदगी के सबसे एम्बैरसमेंट वाक्य को पूछेंगे। एक तरफ तो उस पूरे एरिया में इस तरह के अनाउंसमेंट माइक लगे होते हैं जिसके कारण ये रूल्स बताने के साथ साथ ये माउंटेन की एक्सट्रीम ट्रेनिंग 3 गिनने के साथ ही शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहले एक बंदे को एलिमिनेट कर दिया जाता है और हम देखते हैं
कि अब उस पे रिंग ऑफ ऑनेस्टी की जो अंगूठी होती है वो काम करना शुरू कर देती है और वो अपने जिंदगी के सबसे एम्बैरसमेंट वाक्य को बता रहा होता है। मॉर्निंग पे मौजूद जितने भी न्यू सोल्जर्स रहते हैं वो सभी सुन करके इसका मजा ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ फिर से अनाउंसमेंट की जाती है और उन सभी को बता करके ये डराया जाता है कि तुम लोगों को अभी बहुत हंसी आ रही है, लेकिन याद रहे ये ड्रोन जैसे ही तुम्हें 5 बार हिट करेगा तुम सभी को भी इस चेयर पे आ करके एक एम्बैरसमेंट वाक्य को बताना होगा और तुम सबकी ही बारी यहाँ पे आएगी, इसीलिए उस ड्रोन से बचने की कोशिश करो। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अपने जी जान से उस ड्रोन से बचते हुए भाग रहे होते हैं। यहाँ पे मोली जो होती है वो रिची को बचा लेती है उस ड्रोन के हिट होने से, जिसमें रिची जो होता है वो दिन में ही सपने बुनने लगता है और यहाँ सोचने लगता है कि वो मोली को ही अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ बनाएगा। ये मोली एक कार के सामने रुकती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ड्राइव करना आता है। यहाँ रिची उसे कहता है कि हाँ मुझे कबूल है, जिसपे मोली उसे एक झापड़ मारती है और अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकालती है। अब अगले सीन में हम लिंची को देखते हैं जो कि उन ड्रोन्स के अटैक से बचने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे गॉड ऑफ असाइलम दिखता है। यहाँ पे वो एक गॉडेस ऑफ नाइट की देवी का इलाज कर रहा है। वो देवी अपने बच्चे को खो चुकी है जो कि एक पॉट को अपना बच्चा समझ रही होती हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड से ही देखा है कि इस गॉड ऑफ असाइलम में 6 गॉड्स हैं जिनका इलाज यहाँ लिंची को करना है। जैसे जैसे उन गॉड्स की रिकवरी रेट आगे बढ़ेंगी लिंची को उन सभी गॉड्स की पावर्स भी मिलती जाएंगी। अब आगे लिंची उन ड्रोन से बचने के लिए एक जगह पे छिप जाता है जहाँ पे वो मॉन्क को भी साथ रखता है। इधर दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जहाँ वो और उसके दोस्त भी उन ड्रोन से लगातार बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ उन्हें इस चैलेंज को जीतने के लिए उस माउंटेन के पीक पॉइंट तक पहुँचना है, वो भी सुबह होने से पहले पहले। इधर हमें मोली को दिखाया जाता है जो कि रिची के साथ खतरनाक ड्राइविंग करते हुए सारी बाधाओं को पार कर रही थी, लेकिन वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और लकीली वो दोनों उससे बाहर निकल जाते हैं। बाकी इस चैलेंज के लिए बहुत सारे न्यू सोल्जर्स को तो लाया गया था लेकिन उनमें से सभी एलिमिनेट हो जाते हैं और बस अब 20 रिक्रूट्स ही बचे हुए थे, जिनमें से 5 तो लिंची के ही टीममेट्स होते हैं। अब आगे हमें कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं इन सभी पे पैनी नजर रख रहे होते हैं। वो उस माउंटेन का लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं और अपने सोल्जर से ये कहते हैं कि अब इनके फाइनल टेस्ट को शुरू करो, इसकी इनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दो। एक बटन को प्रेस करते ही वहाँ की जमीनें इधर उधर खिसकने लगती हैं, जगह जगह पे ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन लकीली जो यहाँ पे लिंची होता है वो रिची को एक खाई में गिरने से बचा लेता है और फिर वे तीनों उन ड्रोन से बचते हुए एक गुफा के अंदर पहुँचते हैं। लेकिन मोली जो होती है वो अनफॉर्चुनेटली उस खाई से गिरते हुए पानी में गिर जाती है। अब आगे उन ड्रोन से बचते हुए यहाँ पे रात हो जाती है और अब केवल यहाँ पे 9 सोल्जर्स ही बचे रह जाते हैं। अब यहाँ शेन के जो 2 साथी होते हैं वो अब और नहीं भाग सकते थे, इसीलिए शेन उन्हें वहीं छुपे रहने के लिए कहता है और खुद उन ड्रोन्स का ध्यान भटकाते हुए उन्हें दूसरी तरफ लीड करने लगता है। लेकिन जैसे ही एक ड्रोन उसे हिट करके एलिमिनेट करने वाला होता है उसका दोस्त यहाँ पे उसे बचा लेता है, खुद यहाँ अपने दोस्त के लिए एलिमिनेट हो जाता है। आगे जब उसकी इसकी पनिशमेंट दी जाती है तो रिंग ऑफ ऑनेस्टी को पहन के वो शेन के बारे में इमोशनल बातें बताने लगता है कि शेन यहाँ पे कोई ट्रबल मेकर नहीं है बल्कि वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि जब अपने फ्रेशमैन ईयर में होते हैं तब उसका सामना शेन से हुआ था। शेन ने ही गुंडों से उसके भाई की जान बचाई थी, क्योंकि वे गुंडे लगातार उन दोनों भाइयों को बुली किया करते थे। लेकिन एक दिन शेन ने उस गुंडों को सामना करने के लिए अपनी क्लास को स्किप किया और अकेले शेन ने उन 10 गुंडों की खूब कुटाई की। आगे वो बताता है कि शेन कॉलेज में एंट्री पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन इस मारपीट की वजह से उसे फायर कर दिया गया और वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने में नाकाम रहा। अब वो हमारे साथ पार्ट टाइम वर्क करता है, लेकिन हमारे साथ एकदम भाइयों के जैसा व्यवहार करता है और हमारे अनाथालय में जितने भी लड़के हैं सभी शेन को काफी पसंद करते हैं। हो सकता है कि उसका बिहेवियर दूसरों के लिए रूड और एग्रेसिव हो, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा बंदा है। उस माउंटेन पे जगह जगह पे स्पीकर्स लगे होते हैं, इसके कारण अपने उस दोस्त की कही हुई बात शेन भी सुन रहा होता है और काफी इमोशनल हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि उसका एक दोस्त पैर जख्मी होने के कारण आगे मूव नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ से उसे ड्रोन घेर लेते हैं और यहाँ शेन भी अपने दोस्त का साथ देते हुए कहता है जब हम साथ में भाग नहीं सकते तो साथ में एलिमिनेट तो हो सकते हैं। यहाँ शेन के साथ साथ उसका साथी भी एलिमिनेट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ रिची, मॉन्क और लिंची जो होते हैं वो अभी भी उस गुफा के अंदर ही छुपे थे, क्योंकि रिची को पैर में मोच आ गई थी और वो आगे और भाग नहीं सकता था।
अब आगे मॉन्क जो होता है यहाँ लिन ची को सॉरी कहता है क्योंकि वो इससे ज्यादा भाग नहीं सकता था, उसकी बॉडी की लिमिट हो चुकी थी। इसीलिए वो लिन ची से कहता है कि वो उन दोनों को यहीं छोड़ दे और आगे अकेला चला जाए। जिस पे लिन ची उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने अपराधों से आजादी मिल जाए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत है। आगे मॉन्क उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं, जिस पे लिन ची उसे जवाब देता है कि वो सदा एक आउटलाइनर रहा है, इसीलिए उसके दोस्त नहीं हैं। इस पे मॉन्क भी उससे कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह हूँ, मेरे भी कोई दोस्त नहीं हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद आई। साथ ही यहाँ पे जो लेटा एक्सट्रीमली रिच मोटा बंदा है, इसकी दोस्ती भी मुझे पसंद है। आगे वो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब वो 6 साल का था तो उसने एक ऐसा अपराध किया था जिसके वजह से सभी उसे दोषी मानते थे, और अगर मैंने उस वक्त वो अपराध नहीं किया होता और उसी समय मरने का सोच लिया होता, आज मेरा पूरा गांव जिंदा होता। लेकिन मैंने अपने अंदर के डिमन को काबू नहीं किया और एक हथियार उठा लिया, जिसके कारण मैंने इतनी तबाही मचाई कि आज तक उसका पछतावा मेरे दिल में है। और ये सिर्फ मेरी ही गलती है कि मैं अपने अंदर के डिमन को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, और अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाता तो वो शायद अपराध मैं ना करता। यहाँ वो अपनी उस गलती के लिए अपने आप को कोस रहा होता है, जिस पे लिन ची उसको तसल्ली देता है कि इस तरह के खतरनाक सोचों से बाहर निकलो, तुम्हें अपने इस नेगेटिव इमेजिनेशन से बाहर आना ही होगा। इतने में जो रिची होता है, जो सिर्फ यहाँ पे सोने का नाटक कर रहा होता है, इनकी बातों से जाग जाता है। उससे कहता है कि मैं भी लिन ची के लिए यहाँ पे बोझ नहीं बनूंगा और हम तीनों साथ में ही मिल करके खतरे का सामना करेंगे। यहाँ रिची अपने साथ कुछ वेपन्स को भी छुपाए रखता है, जो कि वो एक मॉन्क और एक लिन ची को देता है। अब आगे वो गन को लेकर के बाहर निकलते हैं उस गुफा से, जहाँ पे ड्रोन्स उनका अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ रिची और मॉन्क जो होते हैं वहीं रहने का डिसाइड करते हैं ताकि वो ड्रोन्स उन पे ही हमला करे और लिन ची यहाँ पे मौका पा करके उनसे बचते हुए आगे बढ़ जाए। यहाँ पे रिची और मॉन्क भी एलिमिनेट हो जाते हैं और सिर्फ अब लिन ची ही पूरे माउंटेन में इकलौता बचा हुआ होता है। आगे वो अपने गॉड माइकल के दिए गए पावर का यूज करता है। इसके कारण वो एक निशाचर था, मतलब रात में घूमने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उन सबसे बात कर सकता था। इसका यूज करके वो पता लगा लेता है कि ड्रोन्स अभी किस दिशा में हैं, इसलिए वो उनसे बचते हुए तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है। अब आगे इंस्ट्रक्टर भी लिन ची को तेजी से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते हुए देख रहा होता है। अपने साथियों को अलर्ट करते हुए कहता है कि जब लिन ची इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसका इंतजार हम फिनिश पॉइंट पे करेंगे। कि तभी हम देखते हैं कि उनके सिस्टम में बग आता है और लिन ची की लोकेशन जो होती है वो गायब हो जाती है। वे लोग अब लिन ची को यहाँ डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो माउंटेन के किस हिस्से में है। अब किसी ने जानबूझ करके उनके सिस्टम में बग डाला था। ये बंदा और को नहीं बल्कि लियांग ही होता है, जो कि उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स द्वारा भेजा गया एक किलर है। वो यहाँ लिन ची का रास्ता रोकता है और उससे अपना इंट्रोडक्शन देता है। आगे वो उसके सामने 2 कंडीशंस रखता है। पहली तो ये कि वो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का एक मेंबर बन जाए और उसके साथ चले, और दूसरी ये कि अगर वो पहली शर्त को नहीं मानेगा तो ये जो लियांग है वो उसे यहीं पे खत्म कर डालेगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच हम बहुत ही जबरदस्ती आइकॉनिक फाइटिंग को देखते हैं। लियांग के पास भी इविल पावर्स होती है जिनका यूज करके लिन ची को अपने टेंटिकल से चारों तरफ से जकड़ लेता है। अब आगे लिन ची यहाँ पे बिल्कुल भी विवश हो जाता है, वो उसके शिकंजे से नहीं बच पा रहा था। तभी हम गॉडेस ऑफ नाइट को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे को शांत करवाने के लिए उसे एक कहानी सुनाती है। कहानी ये होती है कि एक छोटा सा भालू होता है जो कि आसमान में नजरें गड़ाए हुए था, क्योंकि वो एक बड़े से भालू को देख रहा होता है और वो हमेशा से उसके पास जाना चाहता था। कि तभी एक टूटता हुआ तारा आता है और भालू उस पर सवार होकर के मिल्की वे के काफी करीब पहुंच जाता है, जहां उसे एक छोटी सी बोट मिलती है। अब जब यहाँ गॉडेस ऑफ नाइट ये कहानी बता रही होती है तभी हम इन दोनों के बीच फाइटिंग होता हुआ देखते हैं। अब आगे वो बियर उस बोट पे सवार होकर के उस बड़े से तारे के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो दरवाजे को धीरे से नॉक करता है। बड़ा सा बियर जो होता है वो दरवाजा खोलता है और उसका वेलकम करता है। अब जैसे यहाँ पे गॉडेस ऑफ नाइट वेलकम बैक कहती हैं, आसमान में सैकड़ों तारों को देखते हैं जो कि धरती की ही तरफ आ रहे होते हैं, और यहाँ हमें एक अजीब सा फिनोमिना देखने को मिलता है। वो सारे तारे सीधे के सीधे उस लियांग पे अटैक करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उसके जो कटीले टेंटिकल्स होते हैं जिन्होंने चारों तरफ से लिन ची को घेर रखा होता है वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आगे उन हजारों तारों की जो रोशनी होती है लिन ची के बॉडी के अंदर समा जाती है, जिससे वो एक बड़े से बियर का शेप ले लेता है। अब यहाँ पे उस भालू की ताकत के साथ लिन ची उस लियांग पे फोर्सफुली अटैक करता है, जिससे लिन ची को पता चलता है कि वो जो लियांग है वो अपने शारीरिक रूप में यहाँ पे नहीं है, ये तो बस उसका एक प्रोजेक्शन है।
अब आगे जैसे ही उसका प्रोजेक्शन डिस्ट्रॉय होता है, वो टेलीपोर्ट हो करके यहाँ लिंची चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स में पहुंचता है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन उसे बधाई देता है और बताता है कि जब से इस चर्च की नींव रखी गई है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को अप्रूवल मिला है यहाँ पे इस तरह से आने के लिए, और वो अप्रूवल पाने वाले तुम पहले बंदे हो। आगे वो ओल्ड मैन बताता है कि उस लियांगची के प्रोजेक्शन को हराने के बाद ही तुम्हें यहाँ पे टेम्पररी टेलीपोर्ट किया गया है। आगे वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम्हें बस यहाँ पे एक फ्रेंडली नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया है, ताकि हम तुम्हें बता सके कि अगर तुम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड को ज्वाइन कर लेते हो, तुमने इस चर्च के मेंबर यानी कि इसके बिलीवर्स के तो पावर को देखा है। ये सभी मेंबर्स यहाँ के 3 गॉड्स को सर्व करते हैं, और अगर तुम भी इनका हिस्सा बन जाओगे तो तुम्हें हमारी इन तीनों देवताओं की शक्तियाँ हासिल होंगी, जो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देंगी। यहाँ पे लिंची आओ देखता है न था, वो उस गन से उन तीनों देवताओं की मूर्तियों को हिट करता है। मीन्स कि उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के ऑफर को उसने खुलेआम ठुकरा दिया होता है, और ये कहते हुए उसका प्रोजेक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है कि मैं तुम्हारे उस शेबी विलन से जरूर एक दिन आमना सामना करूंगा, जो उस राज सिंहासन पे बैठ करके ये सब करवा रहा है। अब आगे लिंची जैसे ही अपने शरीर में वापस आता है, वो ये महसूस करता है कि उसके अंदर ना तो अब मेंटल स्ट्रेंथ बची है, ना ही अब उसकी बॉडी में इतनी ताकत बची है कि वो अपने डेस्टिनेशन को पूरा कर पाए। उसकी एनर्जी यहाँ पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। अब चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पे मेडिकल टीम को बुलाते हैं, ताकि वे बचे हुए जितने भी डिसाइपल थे जो कि घायल अवस्था में थे, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा सके। कि तभी लिंची वापस से खड़ा होता है और उसके अंदर की हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी। उसके शरीर भले यहाँ पे जवाब दे देता है, लेकिन उसकी हिम्मत जरा भी कम नहीं हुई थी। वो हिम्मत जुटाते हुए अभी भी इस चैलेंज को पूरा करना चाहता था और उस माउंटेन की पीक पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। यहाँ पे उस पे एलिमिनेट किए गए जितने भी दोस्त होते हैं, सभी उसका मनोबल बढ़ा रहे होते हैं, तो लगातार लिंची को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं और उसके लिए खूब चेयर कर रहे होते हैं उस रेडियो रूम से। यहाँ पे जो शेन होता है, उसका बंदा लिंची को शेन का मैसेज देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से थक जाए, वो और आगे ना दौड़ना चाहे, तो तुम अपने जिंदगी के बिताए गए खूबसूरत और हैप्पी मोमेंट को याद करो, जहाँ पे तुम काफी खुश रहा करते थे और काफी एंजॉय करते थे। यहाँ पे लिंची अपने उन्हीं मोमेंट्स को याद करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इस तरह के तो काफी कम मोमेंट्स उसकी जिंदगी में आए हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी खुशी में नहीं, हमेशा एक रिग्रेट में ही बीती है। से इस बात का पछतावा होता है कि अगर वो अच्छे समय पे टाइम पे वहाँ पहुँच जाता तो हो सकता है नाइट वॉचमैन के एक टीम जाओ को वो मरने से बचा पाता। और यही सोच विचार करते हुए फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, उस माउंटेन की पीक पॉइंट तक पहुंच जाता है, जहां पे उसे मास्टर जाओ की आत्मा दिखती है। लिंची काफी संतुष्ट महसूस करता है और वो यहाँ मास्टर जाओ से कहता है कि क्या आपने कभी इस तरह का नजारा पहले देखा है। यहाँ जाओ उनसे कहते हैं कि इस कांग्यान सिटी के नजारे को मैंने पहली बार इस तरह से देखा है। आगे हमें असाइलम का सीन वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंची अपने दोस्त और गॉडेस ऑफ नाइट को वो सारा मामला बता रहा होता है। उसका जो दोस्त होता है इस मामले को सुन करके काफी रोने लगता है, और गॉडेस ऑफ नाइट की देवी उससे कहती है कि तुमने जिस नज़ारे की यहाँ बात की है, मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी उस कांग्यान सिटी को देखूं। सिस्टम यहाँ लिंची को बताती है कि गॉडेस ऑफ नाइट की जो इम्प्रूवमेंट है वो 50% से भी ज्यादा रिकवर हो चुकी है। मतलब यहाँ पे वो देवी जितनी ज्यादा अपनी इलनेस से रिकवर होगी, उतनी ही ज्यादा लिंची को उनकी शक्तियाँ मिलेंगी। अब आगे हमें आखिरी मोमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंची अब पूरी तरह से थक चुका था और सुबह भी होने वाली थी। जैसे ही वो जमीन पे गिरने वाला होता है, इंस्ट्रक्टर युआन और उसके सभी साथी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लिंची को गिरने नहीं देते। अब यहाँ सीन चेंज होता है और इंस्ट्रक्टर युआन लिंची को बताते हैं कि तुमने फर्स्ट प्लेस को विन किया है, और इस फर्स्ट प्लेस की रैंकिंग लाने के लिए तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मैंने प्रिपेयर किया है, जो कि कैंप में बिताए गए हैप्पी मोमेंट्स के पिक्चर्स होते हैं, जो कि उसने अपने दोस्तों के साथ यहाँ इस कैंप में गुजारे थे। अब इधर दूसरी तरफ लिंची को नाइट की देवी के 50% रिकवर होने के बाद कि दैवी शक्तियाँ भी उसे मिलने वाली होती हैं। ये शक्तियाँ क्या होती है, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। सो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और यकीन माने आगे के एपिसोड्स में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है अब अगली सीन में हमें चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के सभी बिलीवर्स को दिखाया जाता है। अब जो कि लिंची ने उस चर्च के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया होता है, इसलिए अब सारे बिलीवर्स यहाँ पे एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वो अपने प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए सभी मेंबर्स को मैसेज सेंड करते हैं कि प्लान को कंफर्म कर दिया गया है। सारे बिलीवर्स को अब उनकी जगह पे पहुंच जाना है, ताकि वो शिकार को अपने जाल में फंसा सके।
अब यहाँ पे विलन पार्टी जो कि एंशिएंट गॉड ऑफ जस्ट के बिलीवर्स होते हैं, उन सबको ही बारी बारी से दिखाया जाता है जिनमें कमाल की शक्तियां हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें वापस से ट्रेनिंग कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पे जितने सारे न्यू रिक्रूट्स होते हैं वो अपने दिन भर की थकन को दूर करने के लिए हॉट स्प्रिंग में बात ले रहे होते हैं। यहाँ उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हमें दिखाई जाती है। वो एक दूसरे से काफी हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि मॉन्क जो हो रहा होता है वो सबको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा होता है बॉडी मसाज की। वो उनके बॉडी के ऐसे प्रेशर पॉइंट पे हिट करता था, इससे सभी को ऐसा महसूस होता था जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ जो शेन होता है वो अपनी बॉडी को इससे टच नहीं करवाना चाहता था। तभी यहाँ पे मॉन्क आ करके उसकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट को भी टच करता है, इससे उसे ऐसा आभास होने लगता है कि जैसे उसने जन्नत का मजा चख लिया है। यहाँ लिंग ची भी काफी रिलैक्स कर रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसके गॉड असाइलम में जो गॉडेस ऑफ नाइट है उनकी रिकवरी 50% से ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण अब उसे गॉडेस की एक और पावर दी जाएगी। वहाँ पे डिवाइन व्हील घूमता है और हम देखते हैं कि वो जो नीडल होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्टिलिटी पावर पे रुकती है, जिसपे लिंग ची सोच बैठता है कि वो फर्टिलिटी की पावर लेकर के क्या करेगा, वो तो कोई फीमेल नहीं है। लेकिन लकीली वो जो नीडल होता है वो एक ऐसी पावर पे रुकता है जिसका यूज करके लिंग ची किसी की पास्ट और ओरिजिन को जान सकता था। उसे यहाँ पे गॉडेस ऑफ नाइट के ही डार्क इरोजन यानी कि उनकी ऐसी डार्क अतीत को दिखाया जाता है, जिसे देख करके लिंग ची भी काफी उदास हो जाता है। अब आगे हमें उस मेमोरी में दिखाया जाता है कि जो गॉडेस ऑफ नाइट होती हैं वो अपने सारे बच्चों को किस तरह से जिंदगी का पार्ट दे रही होती हैं, और वो भी गॉड ही होती हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रॉमा उनके साथ होता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के कारण गॉडेस ऑफ नाइट के जितने भी बच्चे होते हैं वहीं मारे जाते हैं। अब यहाँ पे लिंग ची समझ जाता है कि गॉडेस ऑफ नाइट की बीमारी का यही कारण था। वो अपने साथ हुए इस ट्रॉमा को झेल नहीं पाई, इसी कारण पागल हो गई। आगे लिंग ची उन्हें कंसोल करने के लिए कहता है कि माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो गॉडेस ऑफ नाइट होती है वो लिंग ची ही को ही अपना खोया हुआ बेटा मानती है। वो उससे कहती है कि मुझे बदला लेना है, लेकिन अभी उसके लिए सही वक्त नहीं आया है। अब आगे लिंग ची उससे कहता है कि चलिए मैं आपको वॉक पे ले जाता हूँ। अब पहली बार गॉडेस ऑफ नाइट जो होती हैं वो उस असाइलम से बाहर आई थी। यहाँ वो लिंग ची की ट्रेनिंग कैंप को देख करके ये समझ बैठती हैं कि लिंग ची उन्हीं का बेटा है, जिसका नाम थनादोस है, और ये थनादोस का ही किंगडम ऑफ गॉड है। आगे लिंग ची उसे बताता है कि उसे इस ट्रेनिंग कैंप को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है, वरना इस पूरे एरिया को वो नहीं दिखा था। जिसपे गॉडेस उसे कहती हैं कि हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, पर इस स्टारी नाइट के नीचे मैं खड़ी हो जाती हूँ तो दुनिया के किसी कोने में हम अभी के अभी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही गॉडेस लिंग ची का हाथ पकड़ती है वो वहाँ से काफी दूर दराज इलाके में निकल पड़ते हैं टेलीपोर्ट होते हुए। अब आगे लिंग ची जो होता है वो अपने पुराने घर के पास रुक जाता है, जहाँ पे उसकी आंट और उसके कजन रह रहे होते हैं। वो इन्हें देख करके इमोशनल हो जाता है, जिससे गॉडेस उससे पूछती है कि ये क्या तुम्हारे दोस्त हैं, जिसपे लिंग ची उन्हें बताता है कि ये मेरी फैमिली है। अब आगे लिंग ची वहाँ पे किसी को आता देख लेता है, इसलिए वापस से गॉडेस को ट्रेनिंग कैंप ले जाने को कहता है। जैसे ये लोग वापस ट्रेनिंग कैंप आते हैं, यहाँ का जो इंस्ट्रक्टर युआन होता है वो वहाँ की आसपास की ऑरा को देख करके समझ जाता है कि कोई फॉरेन गॉड यहाँ पे आया है। जैसे वो लिंग ची के पास पहुँचता है और उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगता है, गॉडेस बताती है कि वो गॉडेस ऑफ नाइट है, जो कि अपने खोए बेटे थनादोस को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। जिसपे यहाँ इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है कि क्या उन्हें उनका बेटा मिल गया, तो गॉडेस उसे बताती है कि हाँ वो मिल गया, वो मेरे बगल में ही है। अब आगे ये सब क्या चल रहा होता है इंस्ट्रक्टर को ये माजरा नहीं समझ में आता, जिसपे लिंग ची यहाँ बात को घुमा करके कहता है कि ये अपने बेटे को नहीं बल्कि डिवाइन गॉड एजेंट को ढूंढ रही हैं और वो एजेंट मैं ही हूँ। अब आगे जैसे ही गॉडेस ऑफ नाइट वहाँ से जाती हैं, लिंग ची को ये कहते हुए कि मुझसे मिलने के लिए दोबारा आना, इंस्ट्रक्टर युआन जो होते हैं वो लिंग ची से कई सारे सवाल पूछने लगते हैं, जिसपे लिंग ची उन्हें असालम की बात नहीं बताता और उन्हें झूठ बोलता है कि वो एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स का एजेंट है, और इस गॉडेस ऑफ देवी का ब्रेसलेट खो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये ढूंढने का काम दिया। जिसपे इंस्ट्रक्टर युआन कहते हैं कि क्या एजेंट ऑफ गॉड को इस तरह के भी काम दिए जाते हैं, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट दाक्षिया की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी 2 गॉड्स के इन्हें एक ही एजेंट को चूज किया है। इस बात पे वो हैरान हो रहे होते हैं, भला कि ये सच नहीं होता। यहाँ पे लिंग ची ने उनसे पूरी तरह से झूठ बोला था। उस इलाके में जैसे ही गॉडेस ऑफ नाइट का अपीयरेंस होता है, यहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों को भी पता चलता है कि कोई फॉरेन गॉड यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। इसके साथ ही हमें एक बग्घी दिखाई जाती है जो कि पानी के ऊपर दौड़ रही होती है, और वो भी एक डिवाइन कैरेज होती है। उसमें बैठा एक ओल्ड मैन कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस फॉरेन गॉड यानी कि गॉडेस ऑफ नाइट के पास पहुंचना होगा, जो कि कांग्यान सिटी में देखी गई है, और ये वही सिटी है जहाँ पे लिंग ची का वो ट्रेनिंग कैंप है। लेकिन जैसे ही गॉडेस ऑफ नाइट वापस से अपने असाइलम में चली जाती हैं, वो जो बग्घी में बैठा ओल्ड मैन होता है उस कैरेज को वापस लेने को कहता है,
क्योंकि उनके कमांडर ने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि वो गॉडेस ऑफ नाइट वहाँ से जा चुकी हैं। अब उस डिवाइन कैरेज के अंदर बैठा हुआ बूढ़ा उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि हम कांग्यान सिटी नहीं जा रहे हैं, वो जगह बहुत वियर्ड है और खतरों से भरी है, वहाँ ना जाना ही बेहतर होगा। अब आगे हमें ट्रेनिंग कैंप में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग ही भसड़ मच रही होती है। जितने भी न्यू क्रिएट्स होते हैं अब उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को चैलेंज किया होता है। इन सब की लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पे रिची कर रहा होता है। अपने दोस्तों से कहता है कि हमारी टीम के लिए चीयर करो, और जैसा कि तुम सभी को पता है कि मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अगर हमारी टीम जीत जाती है तो तुम सभी को आज एक लजीज खाना खाने को मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन ची का सामना उसके इंस्ट्रक्टर से साथ हो रहा होता है तलवारबाजी के लिए, इधर शेन का सामना रेस के लिए हो रहा होता है, और मोली का सामना हो रहा होता है उसी के इंस्ट्रक्टर के साथ, वो भी निशानेबाजी के लिए। अब इन लोगों का इस ट्रेनिंग कैंप में मस्ती भरा गेम चल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि लिन ची के जो पुराने कैप्टन है वो अपनी एक साथी होंगिंग के साथ उसके ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे हैं। यहाँ पे वो सीधा जाकर के इंस्ट्रक्टर युआन से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का वो कई दिनों से पीछा कर रहे हैं और अचानक से वे लोग उस जगह से गायब हो गए हैं। मुझे डर है कि वे लोग इस ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ ही कोई साजिश कर रहे हैं। अब आगे इंस्ट्रक्टर युआन जो होते हैं उन्हें कल रात की एक शॉकिंग खबर बताते हैं, जो ये होता है कि कल उनके सिस्टम में किसी ने बग डालने की कोशिश की है और माउंटेन ट्रेनिंग के दौरान अचानक लिन ची के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे अभी तक उसने हमें नहीं बताया है। अब वो बग किसने डाला था वो उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। जिसपे कैप्टन उसे एक और शॉकिंग बात बताते हैं कि इस ट्रेनिंग कैंप का ही कोई इंस्ट्रक्टर है जो कि एंशिएंट चर्च ऑफ गॉड के लोगों से मिला हुआ है और उस गद्दार को अभी पकड़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि चर्च के लोग बहुत जल्दी कुछ न कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं। अब इस बात से इंस्ट्रक्टर युआन खिस जाते हैं कि कैप्टन ने उन्हीं के बंदों पे ही इल्जाम लगाया था। चीफ इंस्ट्रक्टर युआन उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ टोटल 20 इंस्ट्रक्टर हैं और उनमें से वो गद्दार कौन है इसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और उसे ढूंढने के लिए वो अपनी ट्रेनिंग सेशंस को रोक नहीं सकते। आगे वो बताते हैं कि कैप्टन के ही कहे मुताबिक उन्होंने इस ट्रेनिंग कैंप को सिटी से काफी दूर ऑर्गेनाइज किया है ताकि चर्च के लोग इस जगह का पता ना लगा सके, और फिर भी आज कैप्टन आके ये बात कर रहे हैं कि ये भी जगह खतरे से खाली नहीं है। आगे इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं कि यहाँ का कमांडर मैं हूँ, इसलिए यहाँ से रिलेटेड सारे फैसले मैं करूँगा। जिसपे कैप्टन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ डिस्कशन करने नहीं आया हूँ, बल्कि इस बात की खबर देने आया हूँ कि उस एंशिएंट गॉड चर्च के जो लोग हैं वो काफी टाइम से छुपे हुए हैं और उनकी डार्क मूवमेंट को इस कांग्यान सिटी के आसपास ही नोटिस किया गया है। जबकि उन्हें पता है कि लिन ची इसी ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है और साथ ही उन्हें ये भी पता चल गया है कि लिन ची ही यहाँ पे माइकल शिराफ का गॉड एजेंट है, इसलिए इसके बहुत सारे चांसेस है कि वो यहाँ पे भी हमला कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि यहाँ पे जितने भी न्यू क्रूट्स हैं उन सभी को किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे चर्च के लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सनकी हैं। अब आगे इन दोनों में इस बात पे बहस तो छिड़ जाती है, लेकिन एक फैसला किया जाता है। ये फैसला वहाँ के सभी न्यू क्रूट्स को एक अनाउंसमेंट के जरिए सुनाया जाता है कि फिलहाल के लिए उनके इस ट्रेनिंग कैंप को टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है और जितने भी न्यू सोल्जर्स हैं उन सभी को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो जिनके पास जो सामान वेपन्स वगैरह है सभी पैक कर लो। अब आगे सभी को बस में बैठाया जाता है, वो उस ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ लिन ची समझ जाता है कि ट्रेनिंग कैंप में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें शिफ्ट किया जा रहा है। आगे वे लोग जब उस ट्रेनिंग कैंप से काफी दूर निकल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन सभी के जो फॉरबिडन रून्स की मैजिकल पावर्स होती हैं वो सभी के सभी लोग एक नए लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जिसपे बस के ड्राइवर यानी कि एक इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि ऑब्वियसली ऐसा होना ही था, क्योंकि तुम सभी यहाँ पे कई महीनों से ट्रेनिंग कर रहे हो और यहाँ इस ट्रेनिंग कैंप में ऐसे ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं जिनसे तुम्हारी सारी मैजिकल पावर्स को सप्रेस किया गया है। जैसे ही वो लॉक टूटा तुम सभी को ब्रेक थ्रू करना ही था तुम्हारे नेक्स्ट लेवल पे। अब इस बात की सारे खुशी मनाने लगते हैं। यहाँ पे रिची जो होता है इस हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक गाना गाता है और इसे मोली को इम्प्रेस करने के लिए डेडिकेट करता है। बैकग्राउंड में उसका गाना चल रहा होता है और हमें 2 सीन्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम पहले सीन में देखते हैं कि जैसे ही लिन ची को ये पता चलता है कि उसकी भी फॉरबिडन रून्स की जो पावर्स थी उसमें लेवल अप हो चुका है, जिसके कारण वो अब गॉड ऑफ असाइलम का दूसरा डोर भी ओपन कर सकता है। जैसे ही वो दूसरा डोर ओपन करता है उसे एक दूसरे फॉरेन देवता नजर आते हैं। अब ये गॉड कौन होता है और ये किस इलनेस की वजह से इस असाइलम में कैद है ये हम आगे के एपिसोड में जानेंगे, और जैसे जैसे यहाँ लिन ची उसे ट्रीट करेगा इस गॉड की शक्तियाँ भी उसे मिलेंगी। वहीं दूसरे सीन में हमें चर्च की एक और बिलीवर को दिखाया जाता है
जिसका नाम लीसा है और उसने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उस ट्रेनिंग कैंप के रिसर्च सेंटर पे ही हमला कर दिया है। उसके पास एक अजीब सी पावर है जिसका यूज करके वो सभी लोगों को पत्थर का बना देती है। साथ लोग उसकी खूबसूरती से सीड्यूस हुए बिना नहीं रह पाते हैं। इसी का फायदा उठा करके वो रिसर्च सेंटर में इंटर करती है और वहाँ पे सभी को पत्थर का पुतला बनाते हुए एक लॉन्च बटन को वहाँ पे ट्रिगर कर देती है। जैसे ही वो बटन ट्रिगर करता है, हम देखते हैं बहुत सारी उड़ती हुई मिसाइलें जो होती हैं वो सीधा उन बसेस पे अटैक करती है जिनमें वो नए सोल्जर्स किसी सेफ जगह के लिए जा रहे होते हैं। जैसे ही जो नए रिक्रूट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि मिसाइल्स उनके ही तरफ आ रहे हैं उन पे अटैक करने के लिए। अभी इसी क्रिटिकल मोमेंट पे ही ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अब ब्लास्ट होते ही यहाँ सीन कट होता है और हम कैप्टन को देखते हैं जो कि एक हांशा नामक बंदे से मिलने आया होता है, जो कि पहले उन्हीं का साथी हुआ करता था लेकिन अब चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के मेंबर से जा मिला है। सारी ब्लास्ट की प्लानिंग इसी ने ही की थी। अब कैप्टन ने इस धोखेबाज को यहाँ पहचान लिया होता है। उसे वो मिलने जाते हैं और उसके सामने वो 6 बंदों के फोटोग्राफ्स फेंकते हैं। अब ये 6 उस एंशिएंट चर्च के ही बिलीवर्स हैं। ये एक ऐसे मेंबर्स हैं जो कि काफी खूंखार किलर्स हैं। स्पेशली यहाँ पे लिंग जी को ही किल करने के लिए बुलाया गया है। अब आगे कैप्टन उन्हें धमकी देते हैं कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से बच करके नहीं जा सकता, वो भी जिंदा। जिस पे हांशा उसे कहता है कि अगर एक कदम तुम उस रात पीछे रह जाते तो आज मेरे सामने ये डायलॉग नहीं बोल रहे होते। अब आगे हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बसों में भर करके न्यू रिक्रूट्स यानी के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें किसी सेफ जगह पे पहुँचाया जा रहा होता है। लेकिन तभी चर्च के जो लोग होते हैं उन्होंने अपना काम कर दिया था और वो बहुत सारी मिसाइलों के द्वारा उस सभी बस पे फायरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ वक्त रहते ही लिंच इस फिनोमिना को देख लेता है। जैसे ही बस में वो मिसाइल ब्लास्ट होती है उसके पास सभी को बचाने के लिए अब कुछ चंद सेकंड ही बचे होते हैं। यहाँ किनाना अपने डार्क इरोजन के मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस ब्लास्ट में बढ़ने से पहले ही अपने सभी साथियों के साथ साथ अपने दोस्तों को सही सलामत बचा लेता है। अब इसी चक्कर में वो थोड़ा घायल हो जाता है, जिसकी इंजरीज को ठीक होने के लिए उसके जो टीममेट्स होते हैं उसे एक सेफ जगह पे पहुंचाते हैं, जहां पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए होंगिंग उसे बताती है हम लोग चर्च के खूंखार बंदों का सफाया करने जा रहे हैं और नए साल के स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे पास आ जाएंगे, इसीलिए तुम यहाँ पे आराम करना और इस जगह से बाहर जाने की कोशिश मत करना। अब इधर दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर युआन जो होते हैं उनके कैंप में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ होता है, इसलिए वो जान जाते हैं कि कोई घर का बेदी है जो लंका ढा रहा है। तो वो इस बात का पता लगा लेते हैं। वो अपने 2 आदमियों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं कि कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए और उनके बैंक में जो अचानक से बहुत सारी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, इसकी वजह से वो ये जान जाते हैं कि चर्च के लोगों ने मेरे इन 2 आदमियों को खरीद लिया है। अब यहाँ पे पहले वो बंदे तो यहाँ इनकार कर देते हैं कि चर्च के लोगों ने उनके माता पिता को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए उनका कहना मानना पड़ा। लेकिन जब बाद में इंस्ट्रक्टर युआन उनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, बंदे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर युआन पे ही हमला करने लगते हैं। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर युआन के पास भी एक अमेजिंग गॉड की फॉरबिडन रून्स की पावर होती है, का यूज करके वो उन दोनों बंदों को रोक लेते हैं। आगे वो अपने सोल्जर से ये बात पूछते हैं कि अब कोई और भी बागी है कि बस इतने ही लोग थे। इस पे वो सोल्जर जो कि लिस्ट देख करके बता रहा होता है वो कहता है कि बस 2 ही लोग गद्दार निकले हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर युआन उससे कहता है कि मुझे खबर आई थी कि यहाँ पे 3 से भी ज्यादा गद्दार हैं। वो जो तीसरा गद्दार है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। अब वो जो लिस्ट पढ़ रहा होता है वो भी गद्दार ही निकलता है, क्योंकि उसे तो पूरी तरह से उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के ही हेड मेंबर ने अपने शिकंजे में ले रखा था। अब आगे हेड मेंबर का प्रतिरूप वहाँ पे आता है और उनसे कहता है तुम्हारे लोगों को खरीदना तो काफी आसान था, ये बिल्कुल फूड लैंग्वेज की तरह काम करता है और तुम्हारे एक सबसे काबिल शॉट फाइटर के साथ हाथ मिला करके मुझे काफी खुशी हुई। अब यहाँ पे फूड लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ कैप्टन उसी हांशा से पूछ रहे होते हैं, जिस पे हांशा उन्हें बताता है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के जो 3 सबसे पुराने गॉड्स होते हैं उन क्रिएटर्स ने ही सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलीवर्स को बनाया था, जिसके कारण चर्च का कोई भी बिलीवर किसी के भी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आगे हांशा उन्हें बताता है कि 6 नहीं बल्कि मैंने 9 लोगों को बुलाया है। तो इससे पहले कि मेरे ये लोग यहाँ जान पाए कि तुमने आखिर लिन जी को कहाँ छुपा के रखा है, उससे पहले ही तुम उस लिन जी को जो कि अब 2 गॉड्स का एजेंट है हमारे हवाले कर दो। और तुम्हें अभी उस लिन जी के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम मुझसे यहाँ अकेले मिलने के लिए आ गए तो आज तुम क्या जिंदा वापस जा पाओगे। आगे वो उससे कहता है कि तुम एक ऐसे गुस्सैल शेर की तरह हो जो कि एक ऐसे बंदे यानी कि लिन जी की प्रोटेक्शन कर रहा है जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। उस लिंक जी के पास एक ऐसा रेयर टैलेंट है जिसे हम सभी एडमायर करते हैं। तो चलो इसी बात पर एक शर्त लगाते हैं
कि अगर लिंची उस जगह पे जहाँ अभी तुमने उसे छुपा करके रखा है केयरफुली अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लेता है तो फिर देखते हैं कि वो मेरे 9 किलर से कैसे बचेगा। अब इधर लिंची जिस कमरे में बंद होता है उसे पता चलता है कि ये कोई कमरा नहीं है बल्कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उसे किसी तरह की प्रोटेक्शन दी जा रही है। अब आगे यहाँ लिंची के पास काफी टाइम होता है, इसीलिए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है और अब उसे गॉड ऑफ असाइलम के अगले डोर को ओपन करना था। पहला डोर उसने ओपन किया था तो वो एक ग्रीक गॉडेस होती हैं और दूसरा डोर जब वो ओपन करता है तो उसका सामना उसके सेकंड पेशेंट से होता है जिसका नाम जादूगर मर्लिन है। वार्ड 2 में आकर के उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर उसने जादूगर मर्लिन की इलनेस को दूर कर दिया, इसकी ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को 1%, 50% और 100% तक पहुंचा लिया तो उस ट्रीटमेंट प्रोसेस पे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो लिंची को मर्लिन की पावर दी जाएंगी। अब मर्लिन जो होता है वो पहले से ही यहाँ लिंची का इंतजार कर रहा होता है। इसके बारे में लिंची थोड़ी बहुत जानकारी देता है कि ये इंग्लिश मैथोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा लेजेंडरी जादूगर है जिसने इंग्लिश मैथोलॉजी के अंदर किंग आर्थर को राजगद्दी में बैठने के लिए उसकी मदद की थी। अब मर्लिन को सारे जादूगरों का गॉड कहा जाता है जो कि दुनिया के हर तरह की मैजिकल कला को जानता था। इसके साथ साथ लोग कहते हैं कि वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता था। अब ये जानकर के लिंची समझ जाता है कि पहले पेशेंट के डोर को उसने जब ओपन किया था वो एक ग्रीक गॉडेस थी और दूसरा यहाँ इंग्लिश मैथोलॉजी का लेजेंडरी गॉड होता है। मतलब कि इस असाइलम में जो बाकी के और 4 दरवाजे हैं उनमें वर्ल्ड के अलग अलग मैथोलॉजी से रिलेटेड गॉड्स हैं जिनका ट्रीट करने पर यहाँ लिंची को उन्हीं के जैसे एबिलिटीज मिलेंगी। अब आगे लिंची मर्लिन से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है जिसमें मर्लिन उसे बताने लगता है कि मैं बीमार नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही बीमार है। वो यहाँ लिंची के बारे में बताने लगता है कि 10 साल पहले उसने इस बात की प्रेडिक्शन की थी कि तुम यहाँ पे आओगे। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि लिंची के ना तो पास्ट का और ना ही फ्यूचर को अब आगे मर्लिन देख पा रहा था। जैसे ही लिंची उसे अपने प्रेजेंट के बारे में पूछता है तो मर्लिन उसे बताता है कि अभी तुम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जहाँ से तुम्हारा बाहर निकल पाना काफी मुश्किल है और उस स्पेस को तुम अभी छोड़ करके भी नहीं जा सकते क्योंकि अभी सभी लोग बस तुम्हें बचाने के लिए बिजी हैं। इतने सारे लोग जो तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं लेकिन फिर भी तुम अकेले हो और अभी तुम जैसा फील कर रहे हो बिल्कुल तुम अपने लिए ऐसा नहीं चाहते थे। जिसपे लिंची उसकी मदद मांगता है ये कहते हुए कि क्या वो यहाँ से उसे निकाल सकता है। जिसपे मर्लिन उसे कहता है कि अब इतनी भी जल्दी नहीं है, बाहर तुम्हारे लिए बहुत भी खतरा है। तुम्हारा लिया गया एक गलत कदम बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसके कारण तुमसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अब आगे जब लिंची फिर से उसकी बीमारी के बारे में पूछने लगता है तो यहाँ मर्लिन अजीब सी हरकतें करने लगता है और जैसे कि पागल लोग हमेशा कहते हैं वो दूसरे को ही पागल समझते हैं। आगे मर्लिन उसे कहता है कि उसके साथ क्या हुआ है उसे नहीं पता, वो तो बस दुनिया की ट्रू फेस को समझने की कोशिश कर रहा था। जिसपे लिंची उसे पूछता है कि तो फिर क्या तुम्हें दुनिया की सच्चाई समझ में आई। जिसपे मर्लिन उसे कहता है कि हाँ मुझे वर्ल्ड की सच्चाई समझ में आ गई। आगे वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है और बताता है कि एक बार उसने अपने मैजिक का यूज करके मिस्टीरियस प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी जहाँ उसे रियल वर्ल्ड के बारे में पता चला और रियल वर्ल्ड बिल्कुल ऐसी है जो समुद्र के एकदम गहराई वाले सी बेड पे बसा है। वहाँ पे अजीब अजीब शेप के छोटे छोटे घर हैं और उस दुनिया में जूते खाना बेचते हैं और मेरे हिसाब से तो यही सबसे अच्छा रियल वर्ल्ड है। अब लिंची उसकी हरकतें देख करके समझ जाता है कि क्यों ये इस असाइलम में है। अब बिल्कुल वो पागलों की तरह हरकत करता है, इसीलिए लिंची का जो दोस्त होता है उसका इलाज करने के लिए उसे बांध देता है। लेकिन जादूगर को बांधना इतना आसान तो नहीं। अब आगे जादूगर मर्लिन जो होता है वो लिंची के दोस्त को ही बांध देता है। अब आगे लिंची उससे कहता है कि आपकी जो बीमारी है इसे स्लोली ट्रीटमेंट दी जाएगी। जिस पे मर्लिन उसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बताना चाहूंगा, हम सभी इस दुनिया में ट्रैप्ड हैं। आगे वो दुनिया और इससे रिलेटेड थ्योरी के बारे में इस तरह की बहुत ही लंबी चौड़ी फिलॉसफी बताता है कि किस तरह से आत्मा शरीर के अंदर कैद है, हमारा शरीर इस दुनिया के अंदर और ये दुनिया पूरी यूनिवर्स के अंदर कैद है और हमारी जो सोचें हैं वो हमारी माइंड्स के अंदर ट्रैप्ड हैं। आगे वो लिंची को देख के बताता है कि तुम्हारी माइंड और बॉडी ये दोनों ही ट्रैप्ड हैं, लेकिन अगर तुम अपने थॉट्स को ऊंची उड़ान भरने दो तो जिस जगह में तुम ट्रैप्ड हुए हो वो जगह वो बन जाएगी जहाँ से तुम बाहर निकलना चाहते हो। इसीलिए अपने दिमाग के अंदर उठ रही आवाजों को समझो और उन्हें समझते ही तुम इस कैद से आजाद हो जाओगे।
अब यहाँ हम देखते हैं कि लिन ची इसी टेक्निक का यूज करके अपने उस स्पिरिचुअल एनर्जी के ट्रैप से आजाद हो चुका होता है। अब यहाँ पे जादूगर मर्लिन ने यहाँ लिन ची के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया होता है, जो कि आगे क्या काम करेगा हमें थोड़ी ही देर बाद पता चल जाएगा। इधर दूसरी तरफ हानशा ने जो अपने किलर बंदे भेजे होते हैं उन सभी का सामना नाइट वॉचमैन टीम के यानी कैप्टन के जो टीममेट्स होते हैं वो बारी बारी से कर रहे होते हैं। यहाँ हमें एक एक करके उन सभी की अलग अलग इंडिविजुअल फाइट को दिखाया जाता है। इधर दूसरी तरफ यहाँ जो रिची और मॉन्क होते हैं इन पे भी चर्च के बिलीवर्स ने हमला कर दिया होता है, लेकिन तभी रिची जो होता है वो मॉन्क को गिरने से बचा लेता है और आगे रिची पर हमला करने के लिए जो लोग आ रहे होते हैं वो उनके सामने ऑफर रखता है कि तुम सभी को 10 मिलियन युआन दिए जाएंगे अगर तुम हमें मारने का डिसीजन यहीं पे ड्रॉप आउट कर देते हो तो। लेकिन वो जो किलर होता है उसके पास फॉरबिडन रून्स की सीक्वेंस नंबर 214 की पावर होती है, जिसके कारण वो अपने मसल्स की एबिलिटीज को इस हद तक बढ़ा सकता है कि उसकी स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ उस किलर के साथ इन दोनों की धमाकेदार फाइट होती है और ये फाइट काफी अमेजिंग होती है और आने वाले अब कुछ सीन्स में इससे भी खतरनाक लेवल की फाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि तभी आगे वहाँ पर एक और फाइटर किलर आ जाता है और यहाँ वोंग और मॉन्क की हालत बहुत ही बुरी होती है। वे दोनों यहाँ पर कुत्तों की तरह पिट रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर बचाने के लिए लिन ची की एंट्री होती है। अब लिन ची की एंट्री से रिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब आया हमारा हीरो आसमान को चीरते हुए। और फिर यहाँ पे ये जो इन तीनों के बीच धमाकेदार फाइट होती है वो अमेजिंग होती है। वाकई में ये अब तक की सबसे अमेजिंग एक्शन सीरीज है जिसमें इस तरह के एक्शन सीन डाले गए हैं जो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब आगे लिन ची यहाँ इन दोनों से फाइट करते हुए उन्हें हरा देता है कि तभी यहाँ पर एक और किलर की एंट्री होती है। ये सफेद बालों वाली लड़की बहुत ही खतरनाक कातिल है, उन चर्च के बिलीवर्स में से एक होती है जिसका एक पेट होता है जो कि एक तोता होता है और लिन ची ने इसके तोते को मार डाला होता है, जिसकी वजह से ये जो लड़की होती है पूरी तरह से पागल हो जाती है और यहाँ पे अपने पेट के बदला लेने के लिए वो जापानीज में यहाँ उससे काफी कुछ बुरा भला कहती है। अब आगे जो लिन ची है उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है और उनके लोकेशंस क्या है, लेकिन इनकी हरकतों से लिन ची को यकीन आ जाता है कि ये एंशिएंट चर्च वाले तो काफी वियर्ड हैं। अब आगे वो लड़की अपने पेट की मौत का बदला लेने के लिए स्काई बर्निंग टेक्निक का यूज करती है, जिसके कारण आसमान में एक ब्लैक होल हो जाता है और उस लड़की के तीर चलाते ही उस होल से निकलने वाले अनगिनत तीर यहाँ लिन ची पे अटैक करने लगते हैं। लिन ची उसके हर एक अटैक्स को आसानी से डॉज करता हुआ उसे बस इतना ही कहता है कि आज की रात तुम मुझे मात नहीं दे सकती। उसके मात्र एक अटैक से ही वो लड़की वहीं ढेर हो जाती है। अब आगे लिन ची अपने दोस्तों के साथ फ्राइड नूडल्स का मजा लेता है, जहाँ पे वो गैंग लीडर शेन जो कि उनके साथ उस कैंप में था वो भी पहुँचता है। यहाँ हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन मिसाइलों के द्वारा जो बस में अटैक किया गया था लिन ची ने यहाँ सबको बचा लिया होता है, इसीलिए यहाँ शेन उस दिन के लिए उसे थैंक यू कहता है। अब आगे लिन ची को यह आभास हो जाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो शेन से कहता है कि तुम इन दोनों का ख्याल रखना। अब आगे लिन ची जो होता है शेन, मॉन्क और रिची को एक मॉडल के बाहर छोड़ देता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा कि ये सभी मॉडल में छुपे हुए हैं, इसीलिए वे तीनों यहाँ पे सेफ रहेंगे। और आगे लिन ची यहाँ शेन को उन्हें बचाने की जिम्मेदारी देकर के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि काफी टाइम के बाद वो अपने होम टाउन में आया था और उसे अपनी आंट से मिलना होता है। लेकिन लिन ची का पीछा अब भी एक और किलर कर रही होती है। अब की बार ये किलर जो होती है वो उसे अपने साथ ये कहते हुए कि उसे लिन ची से कुछ पर्सनल बात करनी है, उसे एक थिएटर में ले जाती है, जहाँ पे उस लड़की को किसी तरह का प्ले परफॉर्म करना था और बहुत सारे लोग उस प्ले को देखने के लिए आए थे। अब यहाँ पे जो लिन ची के साथ फाइट होती है वो काफी ज्यादा अजीब होती है। वो लड़की यहाँ पे बहुत सारे कठपुतलियों का यूज करती है और यहाँ पे वो जो कठपुतलियाँ होती हैं वो सभी लिन ची के जानने पहचानने वालों का रूप ले लेते हैं और बारी बारी से यहाँ लिन ची पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन लिन ची काफी देर तक इनसे फाइट करता है और अब वो इस खेल से ऊब चुका था, इसीलिए वो उससे लगातार पूछने लगता है कि आखिर वो सब ये क्यों कर रही है। अब उसको ऐसा करने के लिए तो उस एंशिएंट चर्च के ही हेड मेंबर ने ही कहा था। लेकिन लिन ची यहाँ पर काफी होशियारी के साथ उसके सारे पपेट्स को मारते हुए अंत में उस लड़की को भी मारने वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसे ये धमकी देती है अगर तुमने यहाँ मुझे मारने की कोशिश की तो इस प्ले को देखने आए जितने भी लोग हैं उन सभी की जान मेरे कब्जे में है।
सभी के गर्दनों को मैंने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है और तुम्हारे एक हरकत करते ही इन सभी की जानें चली जाएंगी। अब आगे हमें वो सीन को दिखाया जाता है जहां लिन जी ने अभी भी उन तीनों किलर्स को बांध दिया था, जिस पे वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रास्ते में आने वाले सारे डेंजर्स का तुम सामना कर पाओगे। आगे वो लड़की उसे बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि तुम ही चूजन वन हो और चूजन वन को बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन लिन जी से उसका मैनिपुलेशन अब सहा नहीं जाता और वो लड़की जब इतनी देरी से ये बकवास से बातें कर रही होती है तो यहाँ लिन जी उसका भी काम तमाम कर देता है और उसके मरते ही यहाँ सारी ऑडियंस के गले में जो स्ट्रिंग था वो अपने आप ही खत्म हो जाता है और सभी लोग उस नाटक को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ तालियां बजाते हैं। अब उस लड़की ने यहाँ लिन जी के मन में ऐसा शक का बीज बो दिया होता है जिसे बार बार सोच करके लिन जी काफी ज्यादा उदास था। अब जहाँ पूरे शहर में नए साल कुछ ही घंटों में आने वाला था, इसके जश्न पूरा शहर मना रहा होता है, लेकिन लिन जी यहाँ पे उदास अकेला सड़कों पे घूम रहा होता है। लेकिन अब उसका सामना एंशिएंट चर्च के एक खास मेंबर जिसका नाम लीसा है उससे होने वाला है। अब ये लीसा वही होती है जिसने वहाँ पे उस कैंप में रिसर्च सेंटर में जा करके कुछ ऐसी छेड़छाड़ की होती है और मिसाइल्स को इनकी बस पर फायर करने वाली भी यही होती है। अब ये ग्रीक मैथोलॉजी की एक और गॉडेस अथीना जो होती है उसकी परम भक्त थी जिसे मेडुसा कहा जाता था और उसके आंखों में ऐसी शक्तियां होती हैं जो भी उसके आंखों में देखता था पत्थर का बन जाता था। उसमें सिड्यूस करने की पावर के साथ साथ उसके बाल के जो हर एक स्ट्रैंग्स थे सारे के सारे स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। आगे लीसा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम काफी उदास हो और मैं दुखी दिलों का इलाज करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमने सोल पे चार्म की एक पूरी लंबी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। और जिन्हें मेरी आवाज में एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो आपके लिए ये एक लॉन्ग वीडियो मैं लाई हूँ जिसमें आप एक ही वीडियो में पूरी सीरीज का मजा ले सकते हैं और मेरी गारंटी है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में वापस से कैप्टन को देखते हैं जिसे हानली एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में लिन जी के साथ उसके दोस्त जो होते हैं उसी रेस्टोरेंट में बैठ के नूडल्स खा रहे होते हैं। हानचा उस वीडियो को दिखा करके कैप्टन को ये धमकी देना चाहता था कि लिंग जी और उसके दोस्तों पर अभी भी उसके चर्च के मेंबर नजर रखे हुए हैं और कभी भी उन पे जानलेवा अटैक किया जा सकता है। अब ये देख करके कैप्टन की वहीं सटक जाती है और वो हानचा के साथ वहीं फाइट करने लगता है। इधर दूसरी तरफ न्यू ईयर जल्दी आने वाला था जिसके लिए पूरा शहर यहाँ खुशियां मना रहा था। यहाँ हमें लिंग जी के आंट को भी दिखाया जाता है जो कि अपने यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए मिठाइयों का डब्बा ले आती हैं। साथ ही हमें यहाँ कुछ वर्कर्स को भी दिखाया जाता है जो कि गली में स्ट्रीट लाइट को ठीक कर रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ कैप्टन के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वे सभी चर्च के अलग अलग मेंबर से फाइट कर रहे होते हैं अपने अपने फॉरबिडन रूइंस की पावर का यूज करते हुए। और सबसे ज्यादा यहाँ भयानक फाइट होंगिन और लियांग के बीच में होती है। लियांग के पास फॉरबिडन रूइंस की ऐसी पावर होती है जिसमें वो बहुत सारी ग्रीन टेंटिकल्स रिलीज करता है, लेकिन यहाँ होंगिन जो होती है वो सभी उसके टेंटिकल्स को ब्लास्ट करती ही जा रही थी। और यहाँ सभी की बारी बारी से फाइट दिखाए जाते हैं जहाँ हमें देखने से लगता है कि अब चर्च के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुके होते हैं। वो भागने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि कैप्टन के स्टूडेंट्स उन पे भारी पड़ रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग जी के दोस्त जो होते हैं उसी मॉडल में पत्ते खेल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जैसे ही उस ब्लास्ट के कारण वे लोग बाहर निकलते हैं उनका सामना चर्च के एक और मेंबर से होता है। इसे तो यहाँ पे जो शेन होता है वो आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी बिजली की तेज कड़कती रोशनी के साथ वहाँ पे बारिश होने लगती है और एकाएक वो बारिश की बूंदें वहाँ पे जम जाती है और फिर वहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के एक और धमाकेदार मेंबर की एंट्री होती है जो कि आपकी बाहर एक इंडियन होता है और उसके पास फॉरबिडन रूइंस की ऐसी पावर होती है जिसमें वो थंडर को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे लिंग जी के उन तीनों दोस्तों के साथ इस मेंबर की काफी धमाकेदार फाइटिंग होती है। अब इसी फाइट के दौरान यहाँ सीन चेंज होता है और हमें वापस से लिंग जी को दिखाया जाता है जो कि लीसा के सिड्यूशन को बर्दाश्त कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लिंग जी का एक पुराना दोस्त जिसका नाम शिंजो है, इसी शिंजो ने ही उस नंडोरा स्नेक डेमन के केस को सॉल्व किया था। वही लिंग जी को देख लेता है और डिसाइड करता है कि लिंग जी यहाँ पे खतरे में, उसकी मदद करनी चाहिए। अपने छोटे से पेट एक चूहे को उसी लीसा के पास उसका ध्यान भटकाने को भेजता है। अब आगे वो जो लीसा होती है वो लिंग जी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने के लिए सेड्यूस कर रही होती है। उसके अनगिनत स्नेक जो होते हैं वो लिंग जी के बॉडी को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। लिंग जी यहाँ अपने तलवार से उन सभी का खात्मा कर देता है और ये तो बस अब एक शुरुआत थी।
अब आगे ये जो लीसा होती है लिंगजी से हायर लेवल पे होती है। अब की बार लिंगजी का खात्मा करने के लिए वो अपनी फॉरबिडन रून्स की ताकत का यूज करती है, जो कि एक ईवल आई होती है और जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो तुरंत ही सरेंडर कर जाएगा। लेकिन आगे लिंगजी जब उसकी आंखों में देखता है और उसे कहता है कि लो देख लिया तुम्हारी आंखों में, अब सेटिस्फाइड हो। अब लिंगजी तो यहाँ पे मिखाइल शिराफ का उच्च कोटि का देवदूत होता है, यानी कि डिवाइन एजेंट होता है, जिसके कारण उसके आंखों में अलग ही पावर होती है और वो लीसा के इस माया जाल में इतनी जल्दी फंसने वाला नहीं था। अब उस ईवल आई से निकलने वाले अनगिनत स्नेक जो होते हैं वो लगातार लिंगजी पे अटैक कर रहे होते हैं, जिनका खात्मा लिंगजी अपनी तलवार से कर रहा होता है, जिसके कारण लिंगजी यहाँ समझ आता है कि सबसे पहले अगर इन स्नेक्स से बचना है तो उसके डिवाइन रून्स को ब्रेक करना होगा। इसीलिए जब तक वे चूहे यहाँ पे उस लीसा का ध्यान भटका रहे हैं, सेंजो यहाँ पे लिंगजी को बताता है कि इस लीसा की डिवाइन ऑरा को खत्म करने के लिए उसे इस इविल आई की 3 रियल आंखों को ढूंढना होगा और उन पे अटैक करते ही इसकी डिवाइन पावर खत्म हो जाएगी। अब आगे जो सेंजो होता है वो लिंगजी से कहता है कि तुम इसका ध्यान भटकाए रहो, तब तक मैं इसके रियल आइज को ढूंढता हूँ। लिंगजी उससे पूछता है कि इन स्नेक्स का सामना करने के लिए क्या तुम्हें कुंफू आती है, जिसपे सेंजो उसे जवाब देता है कि मैंने टीवी देख करके सब कुछ सीख लिया है। अब आगे जो सेंजो होता है वो एक ईवल आई को ढूंढ लेता है कि इसी दौरान यहाँ पे सीन कट होता है और हमें वापस से यहाँ शेन को दिखाया जाता है, जो अब भी उस चर्च के मेंबर से धमाकेदार फाइटिंग कर रहा होता है कि तभी यहाँ फिर से कैप्टन दिखाए जाते हैं, जिनकी फाइटिंग अभी भी हांशा से चल रही होती है। वे लड़ते लड़ते एक जमे हुए रिवर पे आ जाते हैं। अब वो हांशा यहाँ कैप्टन पे भारी पड़ रहा होता है, जहाँ पे हांशा कैप्टन से एक और शर्त लगाता है और वो शर्त ये होती है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा चूज किया बंदा यानी कि जो लिंगजी है वो मेरे चूज किए गए ओपोनेंट्स को हरा सकता है कि नहीं। यहाँ सीधा सीधा हांशा भेजे गए चर्च के उन मेंबर्स के बारे में बात कर रहा होता है जिन्होंने अभी अभी लिंगजी पे अटैक्स किए हैं। अब यहाँ सीन वापस से कट होता है और हमें लिंगजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे शिंजो ने एक और उसकी फॉरबिडन रून्स की असली आंख पे अटैक किया होता है, जिसके कारण उस लीसा की शक्तियां कम हो जाती हैं और वो गुस्से से तंतना जाती है। यहाँ पे वो उन दोनों को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। आगे जो लीसा होती है उसकी आंखों में शिंजो देख लेता है, इसके कारण अब उसका पूरा शरीर पत्थर का बनने वाला था। तभी यहाँ शिंजो का चूहा जो होता है उस बड़े से स्नेक से बचते हुए उस तीसरे रियल आइज को भी डिटेक्ट कर लेता है, जिसपे शिंजो से बताता है कि अब तुम्हारे पास अब यही लास्ट चांस है। अब आगे वो जो लीसा होती है सबसे पहले उस चूहे को पकड़ लेती है और उसे निगलने ही वाली होती है। हाँ, वो लिंगजी से कहती है कि इस कांग्यान सिटी में इतने सारे जो फाइट हो रहे हैं सब तुम्हारे ही अकेले के कारण हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज की रात तुम यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे डिस्गस्टिंग सा ही सही लेकिन एक मजेदार डेजर्ट खाने को मिला। वे चूहे को निगलने ही वाली होती है कि तभी जो शिंजो होता है उसकी पूरी बॉडी अभी पत्थर की नहीं बनी होती है और वो उस तीसरी आंख पे अपने गन से फायर करता है, जिसके कारण वो सारी इवल आइज वहां से डिसअपियर हो जाती हैं और शिंजो का शरीर भी वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी भी उस लीसा का यहाँ खात्मा नहीं हुआ था, उसकी बस रून्स की पावर ही यहाँ पे जाती है, लेकिन अभी भी उसमें इतना ज्यादा जहरीला डिजास्टर बसा हुआ होता है कि वो किसी को भी मार सकती है। यहाँ वो फिर से उठ खड़ी होती है, जिसके कारण शिंजो जो होता है वो वापस से यहाँ पत्थर का बनने लगता है। लेकिन पत्थर का बनने से पहले वो लास्ट बार यहाँ लिंगजी को यही बताता है कि जैसे ही गॉड के किसी एजेंट की फॉरबिडन रून्स की पावर को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो फिर वहाँ से गॉड की पनिशमेंट जन्म लेती है। अब आगे जो लीसा होती है यहाँ लिंगजी से कहती है कि तुमने मेरे गॉड को ऑफेंड किया है उनकी दी हुई फॉरबिडन रून्स की पावर को डिस्ट्रॉय करके, इसीलिए अब तुम्हें मेरे गॉड की पनिशमेंट झेलनी होगी। अब आगे वो जैसे ही लिंगजी पे जानलेवा अटैक करने वाली होती है, लिंगजी जो होता है वो भी तो एक डिवाइन एजेंट है और वो एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स का अब डिवाइन एजेंट है। एक तो गॉडेस ऑफ नाइट होती है और दूसरा उसी का ही गॉड जिसने इसे पहली बार डिवाइन एजेंट बनाया था, जो कि गॉड्स की रैंकिंग में 3rd लेवल पे आता है, गॉड माइकल होता है। यहाँ लिंगजी उसे जवाब देता है कि गॉड की पनिशमेंट पाने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो, वो गॉड्स को ऑफेंड करने वाली तुम हो। अब आगे अपने दोनों शॉट से एक जोरदार अटैक वो उस लीसा पे करता है, जिसके कारण वो पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ भी उस लीसा के मरते ही शिंजो वापस से ठीक हो जाता है। अब आगे शिंजो जो होता है वो लिंगजी से पूछता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में अभी भी मुझे जानना है, जिस पे लिंगजी उसे कहता है कि सीक्रेट्स रखने में मुझसे आगे तो तुम हो। अब आगे शिंजो उससे कहता है कि तुम्हें अपने कैप्टन के पास जाना चाहिए जो यहीं की पास की नदी में फाइट कर रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हें उनकी जरूरत हो। अब आगे लिंगजी यहाँ शिंजो को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन तभी उस लीसा के कटे हुए सर से आवाज आती है, मेरी ये डिस्ट्रॉय बॉडी भी अपना बदला लेगी, और उसके आंखों से एक खंजर बाहर निकलता है जो सीधा जाकर के लिंगजी पे अटैक करता है।
अब इस अटैक के कारण यहाँ लिंग जी को एक गॉड का कर्स लग जाता है। ये गॉड के गुस्से का अभिशाप होता है, जिसके कारण लिंग जी को कुछ देर तक ऐसा टाइम बिताना होगा जिसमें उसकी पूरी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। अब आगे लिंग जी को यहाँ बात समझ में आती है कि यहाँ आने से पहले जादूगर मर्लिन ने कि होने वाले भविष्य के बारे में बताते हुए उसे एक चेतावनी दी थी। तुम्हारा लिया गया एक गलत कदम जो है वो तुम्हारे चाहने वालों के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो यहाँ लिंग जी समझ जाता है कि अब खतरा यहाँ पे लिंग जी के जो आंट है और उसका जो कजन एजिन है उस पे आ चुका है, क्योंकि अब चर्च के लोग उन्हें मारने के लिए उसके घर की तरफ जा रहे हैं। इधर लिंग जी भी अपने आंट को बचाने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है और ये उम्मीद रखता है कि भले ही उसके पास अभी फॉरबिडन रूइंस की पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देगा। अब अगले सीन में हमें यहाँ लिंग जी के ब्रदर अजिन को दिखाया जाता है, जिसे उसके क्लासमेट्स उसी के भाई यानी लिंग जी के बारे में पूछ रहे होते हैं। अजिन उन्हें जवाब देता है कि हालांकि वो अपने भाई को नहीं जानता है क्योंकि वो बहुत कम बात करने वाला है, लेकिन उसे पता है कि वो दिल का बहुत अच्छा है। अगले सीन में यहाँ वापस से हम चर्च के उस मेंबर को देखते हैं जो कि यहाँ शेन और बाकी दोनों को मारने के लिए अपने आखिरी दाव का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन जैसे ये अटैक उन पे पड़ता यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए इंस्ट्रक्टर युआन आ जाते हैं। इनके पास भी एक खतरनाक किस्म की फॉरबिडन रूइंस की पावर होती है, जिसका यूज करके वो चर्च के उस इंडियन मेंबर का खात्मा कर देते हैं। अब आगे हमें वापस से कैप्टन के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हांशा उन पे भारी पड़ रहा होता है और उन पे अटैक करते हुए वो उसे उस रिवर के अंदर डुबो डालता है। यहाँ पे कैप्टन जो होते हैं जिन्होंने अपने फॉरबिडन पावर्स को एकदम एक संदूक में जकड़ रखा है, वो चाहते तो उस फॉरबिडन पावर को रिलीज कर सकते थे, लेकिन उनके फॉरबिडन पावर का रिलीज होना मतलब कि पूरी दुनिया में प्रलय आ जाना है। इसीलिए वो यहाँ पे हारते हुए भी अपने फॉरबिडन रूइंस की ताकत को एक संदूक में कैद रखते हैं। अब आगे फिर भी वो एक बार फिर से हिम्मत दिखाते हुए उस रिवर से बाहर निकलते हैं और हांशा के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी यहाँ कैप्टन के बाकी सारे स्टूडेंट यानी कि नाइट वॉच टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ कैप्टन की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन सभी ने चर्च के मेंबर्स को हरा दिया था और अब ये कैप्टन की मदद करने को आए थे। अब आगे जो कैप्टन होते हैं काफी स्टाइल के साथ यहाँ पे अपने नाइट वॉचमैन टीम का इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बताते हैं कि वो इस कांग्यान सिटी के नाइट वॉचमैन टीम के 136 टीम फोर्स हैं, जो कि चर्च के मेंबर को मारने का जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसका 50% उन्होंने काम कर दिया है और 50% काम तब पूरा होगा जब वे लोग इस हांशा को मारेंगे। अब आगे वे सभी एक साथ ही हांशा पे टूट पड़ते हैं, लेकिन वो हांशा काफी ज्यादा पावरफुल था और उसमें कमाल की तलवारबाजी की स्किल्स होती है, जिसके कारण वो सभी के अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और काफी देर तक हमें इन दो गुटों के बीच एक अमेजिंग फाइट देखने को मिलता है। लेकिन अब हांशा ने अपने फॉरबिडन रूइंस की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसमें वेदर को कंट्रोल करने की पावर होती है, जिसके कारण वो अब एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाता है और वहाँ पे एक खतरनाक थंडर स्टॉर्म वाली स्नोफॉल की एक्टिवेशन शुरू करता है, जिसके कारण वहाँ पे अब एक ऐसी आंधी आएगी जो पूरे कांग्यान सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। कैप्टन उसकी ताकत को देख के समझ जाते हैं कि उसने अपने फॉरबिडन रूइंस की पावर को एक्टिवेट कर लिया है, जिसके कारण उस एक्टिवेशन के आय जैसे जैसे एक्सपैंड होगी एक बहुत बड़ा आंधी का वो रूप ले लेगी। और अब यहाँ उसे रोकने के लिए कैप्टन ने अपने भी फॉरबिडन रूइंस की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है, जो कि देखने से एक यमराज की स्पिरिट जैसी लगती है। यहाँ बाकी की टीम मेंबर्स भी कैप्टन की मदद करने को सोचते हैं, जिसपे एक मेंबर उनसे बताता है कि अभी ये दोनों अपने पावर की ऐसी स्टेज पे है कि इनके इस लेवल की फाइटिंग में हम इंटरफेयर ना ही करें तो ही अच्छा है। हमें कैप्टन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर कैप्टन ने अपने रियल फॉरबिडन पावर्स को एक्टिवेट कर लिया तो फिर यहाँ पे प्रलय आने की ये तो बस शुरुआत है। अब आगे यहाँ हांशा जो होता है वो कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अब कोई बैकअप प्लान है, क्योंकि ये स्नोफॉल वाले वेदर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और अब इसे चाहकर भी तुम नहीं रोक पाओगे। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच हम एक कमाल की फाइटिंग सीन को देखते हैं। काफी देर तक इनकी फाइट चलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शेन होता है वो यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग को चढ़ के ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि हांशा ने जो वेदर को एक्टिवेट करने की फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट की थी उसे डिस्ट्रॉय कर सके। अब आगे शेन काफी मुश्किलों के बाद उस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाता है और फिर ये कहते हुए कि एक बड़ी सी आंधी तुम लाना चाहते हो, वहाँ पे वो सिर्फ एक चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाते ही वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक ही पल में पूरा माहौल शांत हो जाता है। मौसम यहाँ पे बिल्कुल चेंज होता है और वापस से पूरी सिटी यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। और इससे पहले कि हांशा अपनी दूसरी चाल चल पाता, यहाँ पे जो कैप्टन का वो यमराज स्पिरिट होता है वो भी अब उसे खत्म कर चुका होता है। और इससे पहले कि कैप्टन का फॉरबिडन पावर उस ताबूत से बाहर निकल पाता, जो कैप्टन का यमराज स्पिरिट होता है जो कि उस ताबूत की निगरानी करता है, वापस से उस ताबूत को जंजीरों में जकड़ लेता है
अब इस अटैक का परिणाम हांशा पर ये होता है कि उसका पूरा शरीर यहाँ पे बूढ़ा हो जाता है। अब आगे कैप्टन हांशा को सहारा देता है क्योंकि आखिरकार वो उनके पहली टीम का मेंबर ही तो था। हांशा उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उसने एंशिएंट गॉड चर्च वालों के कहने पे किया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चिनचिन अभी भी उन्हीं के कब्जे में ही है। इतना कहते हुए वो अपना दम तोड़ देता है, लेकिन कैप्टन ने उसे ये आश्वासन दे दिया होता है कि उसकी टीम अभी भी रास्ते में है और वो चर्च के कब्जे से चिंगचिंग को बचा लेंगे। कि तभी अचानक यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसके कारण पूरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है। अब पावर कट होने की वजह से सभी लोग अपने घरों में ही होते हैं। दूसरी तरफ चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के हमें मेन मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि ये समझ जाता है कि उसकी एक कठपुतली अब मारी जा चुकी है और ये हांशा होता है और बस अब उसे उस लिंग ची को ही डिस्ट्रॉय करना बाकी है। अब इस हेड मेंबर को हम मिस्टर एक्स कहेंगे, जिसने लिंग ची को खत्म करने के लिए एक और बैकअप प्लान तैयार कर लिया होता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग उसने पूरी सिटी के ही पावर को कट कर दिया था। अब आगे जो हमें उस गलियारे में वर्कर्स दिखाए गए होते हैं वही उस मिस्टर एक्स का बैकअप प्लान होता है। यहाँ पे टोटल 9 लोगों को अपॉइंट किया जाता है और ये सभी ही यहाँ लिंग ची का रास्ता रोक लेते हैं जब वो अपनी आंट के यहाँ जा रहा होता है। यहाँ पे इस सीरीज के हमें लास्ट फाइट दिखाई जाती है जो कि एकदम कमाल की होती है। भले ही यहाँ पे लिंग ची के पास फॉरबिडन रुइंस की पावर नहीं है, लेकिन उसे एक कमाल की तलवारबाजी आती है। अपनी दोनों तलवारों को निकाल करके तैयार हो जाता है और इतनी अमेजिंग तरीके से यहाँ पे तलवारबाजी करता है कि ये देखने लायक होता है। यहाँ पे वो अपनी आखिरी सांस तक फाइट करता है। लास्टली यहाँ पे उस किलर वर्कर्स में आए हुए आखिरी मेंबर को भी मात दे देता है। इसी फाइटिंग के दौरान यहाँ पे जो आंट होती हैं उनका दिल काफी घबरा जाता है और वो लिंग ची को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही होती हैं। लिंग ची जैसे उस लास्ट वर्कर को मारता है यहाँ उनकी कॉल रिसीव कर लेता है। अब यहाँ पे उसकी आंट और लिंग ची के बीच काफी बातें होती हैं, जो कि हर वो फैमिली आपसे पूछती है जब आप उनसे कहीं दूर जाते हो कि तुमने अच्छे से खाना खाया, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि नहीं, और वहाँ पे अपने आप को मत थकाना, आराम से रहना। लिंग ची उनके सभी सवालों का जवाब देता है और उनसे पूछता है कि आज आपने न्यू ईयर के लिए कौन सी डिशेज बनाई हैं। यहाँ पे आंट उसे जवाब देती है कि सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेज बनाई गई हैं और वैसे भी अभी वेकेशन चल रहा है तो क्या तुम हमसे अभी भी मिलने नहीं आओगे। लिंग ची यहाँ इस बात का कुछ जवाब नहीं देता और अपने ब्रदर अजिन से बात करने की इच्छा जताता है। अब अजिन भी उससे बात करके काफी खुश होता है। लिंग ची चाहता तो वो सीढ़ियों को ऊपर चढ़ के अपने आंट के घर जा सकता था क्योंकि वो उस घर के काफी नजदीक था, लेकिन वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और वहाँ पे नहीं जाता क्योंकि वो जानता था कि अभी वहाँ पे जाना उन दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अब आगे वापस से फोन यहाँ आंटी के पास आ जाता है, जो कि लिंग ची से कहने लगती है कि उन्होंने एक सीरियल में देखा है कि कैंप में रहने वाले जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ काफी स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। तो क्या तुम्हारे इंस्ट्रक्टर वहाँ पे तुम्हें अच्छा ट्रीट करते हैं? और अगर तुम्हें वहाँ पे जरा भी परेशानी होती है तो तुम कभी भी वापस आ सकते हो। अब इन बातों को सुनकर के लिंग ची की आंखें नम हो जाती है और अचानक से वो अपनी आंट से कहता है कि मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार रिवॉर्ड लाया हूँ। अब ये रिवॉर्ड और कोई नहीं बल्कि मैजिशियन मर्लिन द्वारा दिया गया एक जादुई बॉल होता है, जो कि आसमान में जाते ही उस पूरे कांगयान सिटी में बहुत ही तेज आतिशबाजी करने लगता है। और उसी समय ही यहाँ न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है। सभी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और फिर उस अंधेरी सिटी में चारों तरफ से उस आतिशबाजी होने के कारण और रोशनी फैल जाती है और यहाँ पे लोग अंधेरे में ही सही लेकिन न्यू ईयर की खुशियां मनाने लगती है। आज से पहले उन्होंने इस तरह की आतिशबाजी पहले नहीं देखी थी। अब वहाँ पूरी कांगयान सिटी ही रोशनी से जगमगा उठती है, मानो वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि सारी ईवल का खात्मा होकर के एक नया सवेरा अब आने वाला है। लिंग ची भी अपनी आंट को यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर कहता है और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि लिंग ची की जो फॉरबिडन रुइंस की पावर्स होती हैं वो अब वापस आ चुकी थी क्योंकि गॉड के एंगर का कर्ज अब उस पे से खत्म हो चुका था। अब इस शानदार आतिशबाजी के साथ पूरी सिटी नई ईयर का जश्न मनाती है। यहाँ पे हमें शेन, मॉन्क और रिची को भी दिखाया जाता है। रिची जो होता है वो जबरदस्ती ही सही इंस्ट्रक्टर युआन के साथ सेल्फी ले रहा होता है। इधर जो लिंग ची होता है वो कैप्टन को भी हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजता है। इधर दूसरी तरफ हांशा की गर्लफ्रेंड चिंगचिंग को भी चर्च के कब्जों से बचा लिया जाता है। अब इधर असाइलम के अंदर भी वार्ड 1 और वार्ड 2 के जो गॉड्स होते हैं उनके साथ भी जो लिंग ची का दोस्त होता है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। और लास्टली हमें दिखाया जाता है कि चर्च के जितने मेंबर्स होते हैं जो कि लिंग ची को किल करने के लिए आए थे उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। और शेन जो कि एक गैंग का लीडर होता है अब उसे नाइट वॉच टीम का एक मेंबर बना दिया गया है और अब आगे वो कैप्टन के साथ ही काम करेगा। और इधर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंग ची का जो ब्रदर होता है वो अपने स्कूल में माय ब्रदर पे एक एसे लिखता है जिसमें वो लिंग ची की खासियतों के बारे में बताने लगता है
और लास्ट में उसके अंतिम शब्द यही होते हैं कि भले ही वो अपने बड़े भाई को नहीं जानता, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के कारण ही हमसे अकेले रहने का डिसाइड किया है, जो कि बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जिनके दिलों में बहुत प्यार होता है वो ही सिर्फ इस तरह के रिजिड यानी कि कठोर डिसीजन ले सकते हैं, और उन्हें जानना ही मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और उसकी इस अंतिम लाइन के साथ ही इस सीरीज का सीजन 1 खत्म होता है, जो कि काफी कमाल का था। और यकीन माने गाइस कि अगर आप इसे पूरा देखते हो तो एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसे स्किप कर दिया जाए। ये अब तक की सबसे अमेजिंग और बहुत हटके स्टोरी थी, जिसे देखना काफी वर्थ इट रहा। और अगर आप लोगों को ये सीजन पसंद आया हो तो प्लीज हमें ढेर सारा लाइक करें। इसका जैसे ही सीजन 2 आता है मैं उसे जल्द ही एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों ने मेरे ही चैनल पे कंटिन्यू करना है और बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।